पीडीटी उपन्यास में आपका स्वागत है। हम लोकप्रिय वेब उपन्यासों को ऑडियो बुक के रूप में जीवन में लाते हैं, जिससे आपके लिए कभी भी महान कहानियों का आनंद लेना आसान हो जाता है। नियमित अपलोड और इमर्सिव स्टोरी टेलिंग के लिए सदस्यता लें। अध्याय 91 वह आपका प्रेमी है ना? झो मेई के छोटे हाथों ने धीरे से ली की कमर पर मध्यम बल के साथ दबाया, जिसने न केवल मांसपेशियों में तनाव को राहत दी, बल्कि एक सूक्ष्म स्पर्श भी लाया। ली ने अपनी आंखें बंद कर लीं और आराम का आनंद लिया। जैसे जैसे मालिश आगे बढ़ी, कमरे में माहौल धीरे धीरे अस्पष्ट हो गया। ली को पता था कि वह इसे आगे नहीं दबा सकता है, क्योंकि यह पहले ही प्रतिक्रिया दे चुका था। अगर वह इसे फिर से दबाता तो कुछ निश्चित रूप से होता। ठीक है, ये लगभग ये है। देर हो रही है, जल्दी बिस्तर पर जाएं। आपको अभी भी अपनी मां को देखने के लिए अस्पताल जाना है, ली ने कहा। ठीक है, झो मेई ने जवाब दिया। ली के कमरे को छोड़ दिया और धीरे धीरे बिस्तर पर वापस लेट गए। उसने ली के शब्दों और कार्यों के बारे में सोचा, उसकी मदद और उसके सज्जनता से दूसरों का फायदा नहीं उठाने का काम, और उसका दिल कृतज्ञता और प्रशंसा से भर गया। क्या उसे खुशी होती है कि वह अब समृद्ध है? भाई ली ने उसे 10 मिलियन स्थानांतरित कर दिया, जो उसके लिए सभी कठिनाइयों से निपटने के लिए पर्याप्त है। मेरा जीवन अब इतना कठिन नहीं है, क्योंकि मैं भाई ली से मिला। इस दया को मेरे दिल में याद किया जाना चाहिए और मेरे पूरे जीवन के साथ चुकाया जाना चाहिए। अगले दिन सुबह सुबह झो मेई जल्दी उठ गया, धोया और होटल के बाहर नाश्ता खरीदने के लिए, मुख्य रूप से ली के लिए। ली उठने से पहले 8 तक सोया था। जैसे ही दरवाजा खुला, झो मेई मुझे बधाई देने के लिए आया। झो मेई ने एक सफेद टी शर्ट और काले शॉर्ट्स पहने हुए थे। उसका पहनावा सरल था, लेकिन इसने उसकी सुंदरता को सामने लाया। अपनी मां के चिकित्सा उपचार के लिए पैसे जुटाने की चिंता के बिना झो मेई बहुत अधिक हंसमुख हो गया और कल की तुलना में और भी सुंदर लग रहा था। ली बहुत संतुष्ट हैं। वह 92 बिंदु उपस्थिति स्कोर की हकदार हैं। इससे पहले कि ली बोल पाता, झो मेई ने उसे एक प्यारी सी मुस्कान के साथ बधाई दी। गुड मॉर्निंग भाई। ली गुड मॉर्निंग। झो मेई भाई, नाश्ता तैयार है। मुझे नहीं पता कि यह आपके स्वाद के अनुरूप है। ली ने कॉफी टेबल को देखा और निश्चित रूप से पर्याप्त सोया दूध, तले हुए आटा की छड़ें, उबले हुए पकौड़े और उस पर मसालेदार सरसों के साग जैसे कुछ साइड व्यंजन थे। विज्ञापन। नाश्ता सरल था लेकिन भरने वाला। ली धन्यवाद मेयर, ये मेरे पसंदीदा हैं। आपको कैसे पता चला कि मुझे ये पसंद है? जब झो मेई ने सुना कि यह उसका पसंदीदा भोजन था, तो उसने राहत महसूस की और कहा, भाई आप माउंटेन सिटी से हैं। मैंने जानकारी देखी और ऑनलाइन सीखा कि माउंटेन सिटी में लोग शायद इन्हें खाना पसंद करते हैं, इसलिए मैंने उन्हें खरीदा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऑनलाइन जानकारी सही थी। ली ने सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि झो मेई ने वास्तव में कुछ परेशानी ली थी। उसने कहा, मैं देखती हूँ। आओ चलो एक साथ खाना। हम खत्म होने के बाद हम आपकी माँ से मिलने अस्पताल जाएंगे। अच्छा। दोनों ने एक साथ नाश्ता किया। कल देर से था और माहौल अस्पष्ट था, इसलिए ली ने झो मेई की माँ की स्थिति के बारे में नहीं पूछा। अब जब उनके पास नाश्ते के लिए समय था, तो ली ने पूछा, मेयर आपकी माँ के साथ क्या गलत है? क्या ये गंभीर है? जब झो मेई ने अपनी माँ की बीमारी का उल्लेख किया, तो वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन घबराई और उदास महसूस कर रही थी। उसने कहा, भाई मेरी माँ को ल्यूकेमिया है। वह कई सालों से है। पिछले 2 महीनों में उसकी हालत बिगड़ गई है और उसे आधे महीने पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टर ने कहा कि मेरी माँ की बीमारी में अब देरी नहीं हो सकती। परंपरागत उपचार उसके लिए अप्रभावी हैं। केवल एक अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण पूरी तरह से ल्यूकेमिया को ठीक कर सकता है। इसलिए हम केवल अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण के लिए 500,000 युआन उठा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण। क्या किसी ने एक सफल मैच किया है? अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण सभी के लिए उपलब्ध नहीं है। ये केवल तभी किया जा सकता है जब कोई रोगी के साथ एक सफल मैच हो। अन्यथा प्रत्यारोपण न केवल बीमारी को ठीक करने में विफल रहेगा, बल्कि रोगी को नुकसान पहुंचाएगा। झो मेई ने सिर हिलाया और कहा, मिलान सफल रहा। मेरी माँ का अस्थि मज्जा मेरा मेल खाता है। ली एक अस्थि मज्जा आकांक्षा के बाद आप लंबे समय तक कमजोर रहेंगे। झो मेई, ये ठीक है, मैं डरता नहीं हूँ। जब तक मेरी माँ की बीमारी ठीक हो सकती है, अकेले कमजोर होने दें। मैं इसके लिए अपने जीवन का बलिदान करने के लिए तैयार रहूंगा। मेरा जीवन मुझे मेरी माँ ने दिया था। झो मेई बहुत फिलहाल था। ली ने कहा, मूर्खतापूर्ण, ये गंभीर नहीं है। मुझे जाने दो और एक नजर डालो। मैं एक डॉक्टर भी हूँ। शायद आपकी माँ सर्जरी के बिना ठीक हो सकती है। क्या इसे सर्जरी के बिना ठीक किया जा सकता है? भाई, है ये सच है? झो मेई ने ली को उम्मीद से देखा। ली ने कहा, चिंता मत करो, मेरे चिकित्सा कौशल बहुत शक्तिशाली हैं। झो मेई, ठीक है, मैं तुम्हें परेशान करूंगा भाई। ली ने मूल रूप से सोचा था कि यह कुछ कठिन से निदान रोग था, लेकिन ये ल्यूकेमिया निकला। ल्यूकेमिया वास्तव में दूसरों के लिए इलाज करना मुश्किल है, लेकिन उसके लिए पारंपरिक हक्सिया चिकित्सा का एक मास्टर यह मुश्किल नहीं है। वास्तव में ल्यूकेमिया एक घातक ट्यूमर है। हीमटोपोइएटिक स्टेम कोशिकाओं की गिरावट से श्वेत रक्त कोशिकाओं में वृद्धि होती है और अस्थि मज्जा में प्रसार सामान्य हीमटोपोइएटिक फंक्शन को नष्ट कर देता है, जिसके परिणामस्वरूप अनीमिया, संक्रमण और रक्तस्राव जैसे लक्षण होते हैं, जो बदले में पूरे शरीर की कार्य और प्रतिरक्षा क्षमता को प्रभावित करता है। ल्यूकेमिया गंभीर होने का कारण यह है कि अस्थि मज्जा की पुनर्योजी क्षमता बिगड़ा हुआ है। जब तक अस्थि मज्जा की पुनर्योजी क्षमता बहाल हो जाती है, तब तक बीमारी को आसानी से हल किया जा सकता है। विज्ञापन। यह अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण के समान सिद्धांत है। केवल अंतर यह है कि अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण किसी और के अस्थि मज्जा का उपयोग करता है। यदि रोगी के अपने अस्थि मज्जा की जीवन शक्ति को सक्रिय करने के लिए पारंपरिक हक्सिया दवा के साथ इसका इलाज किया जाता है, तो रोगी सर्जरी के बिना ठीक हो सकता है। ली के पास पहले से ही एक मोटा विचार था। नाश्ते के बाद ली ने एक्यूपंक्चर टूल बॉक्स लिया, एक टैक्सी ली और झो मेई के साथ अस्पताल गए। संयोग से यह अस्पताल यूनियन अस्पताल है, लेकिन यह एक संयोग नहीं है, क्योंकि देश में यूनियन अस्पताल की ताकत शीर्ष पर है। झो मेई और अन्य स्वाभाविक रूप से जानते हैं कि यदि वे एक अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण चाहते हैं, तो सफलता की दर यूनियन अस्पताल में बहुत अधिक होगी। अस्पताल पहुंचने के बाद झो मेई थोड़ा उदास लग रहा था, लेकिन उसकी आंखें उसकी माँ की वसूली में उसकी दृढ़ विश्वास के साथ चमक गईं। भाई, इस तरह से झो मेई ने रास्ते का नेतृत्व किया और ऑन्कोलॉजी इन पेशेंट वार्ड की ओर चला गया। वार्ड के अंदर सूरज की रोशनी बिस्तर पर आधे खुले पर्दे के माध्यम से चमकता है। इस थोड़ी सुस्त स्थान पर थोड़ी गर्मजोशी को जोड़ता
है। झो मेई की मां किन सुयुन एक अस्पताल का गाउन पहने हुए थे। उसका चेहरा भयावह था लेकिन कोमल। वह अपनी आंखें बंद करके आराम कर रही थी। उसका चेहरा कागज के रूप में पीला था। उसकी सांस एक धागे की तरह पतली थी और वह बेहद कमजोर लग रही थी। वार्ड के दरवाजे को खुला और नक्शे कदम पर सुनकर उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और एक पल के लिए उसकी आंखों में एक प्रकाश चमक गया, जो कि जब उसने अपनी बेटी को देखा तो वह अनोखी कोमलता और राहत थी। मेयर, तुम यहाँ हो? माँ, मैं तुम्हें देखने के लिए यहाँ हूँ। झो मेई अपनी आवाज में मुश्किल से बोधगम्य झटके के साथ बेडसाइड पर जल्दी से चला गया। उसने धीरे से अपनी माँ के हाथों को पकड़ लिया, जो ठंडे और पतले थे, जैसे कि वह सिर्फ एक कोमल निचोड़ के साथ जीवन की नाजुकता को महसूस कर सकती है। किन सुयुन ने एक मुस्कान को मजबूर करने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन उस मुस्कान में बहुत सारे अनिर्दिष्ट शब्द शामिल थे, जिसमें उनकी बेटी के लिए दिल का दर्द और इस दुनिया को छोड़ने के लिए अनिच्छा भी शामिल थी। वह जानती थी कि उसकी बेटी अभी भी कॉलेज में है, तो उसे पैसे कहाँ मिल सकते हैं। वह निश्चित रूप से सर्जरी के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती थी और वह सिर्फ अपना जीवन मौत के लिए जी रही थी। हालांकि वह झो मेई को छोड़ने के लिए सहन नहीं कर सकती थी। उसने कॉलेज से अपने स्नातक नहीं देखा था, उसे शादी नहीं करते देखा था और अभी भी बहुत सारी इच्छाएं थीं जो पूरी नहीं हुई थीं। इस समय झो मेई बगल में बदल गया और किन सुयुन ने देखा कि झो मेई के पीछे एक सुंदर युवक था। झो मेई ने अपनी माँ से ली यी का परिचय दिया और कहा, माँ, ये भाई ली यी है। उसने सुना है कि तुम बीमार थे और तुम्हें देखने आए थे। ली यी ने आगे कदम बढ़ाया और एक सौम्य मुस्कान के साथ कहा, हेलो आंटी, मैं ली यी हूँ। मैंने सुना है कि आप अच्छी तरह से महसूस नहीं कर रहे हैं। मैं कुछ चिकित्सा कौशल जानता हूँ और आशा करता हूँ कि आप अपनी क्षमता के अनुसार सबसे अच्छी मदद करेंगे। झो मेई की माँ किन सुयुन ने थोड़ा सिर हिलाया। उसकी आंखें ली यी और झो मेई के बीच चलती हैं, जैसे कि उसने कुछ देखा था। उसने धीरे से पूछा, मेयर, ये ली यी तुम्हारा प्रेमी है ना? विज्ञापन अध्याय 92। मैं किसी को स्थिति को शांत करने के लिए भी भेज सकता हूँ। इस सवाल ने झो मेई के गाल को तुरंत फ्लश कर दिया। उसने ली यी पर नजर डाली, फिर जल्दी से अपना सिर नीचे कर दिया और अपना सिर हिलाया। माँ, कृपया बकवास मत करो। भाई ली यी सिर्फ मेरे दोस्त हैं, लेकिन उसने वास्तव में मेरी बहुत मदद की। जब वह ये सुनती है तो किन सुयुन की आंखें जटिल भावनाओं के साथ चमकती थीं। उसने धीरे से झो मेई के हाथ की पीठ को थपथपाया और कहा, मेयर, मम्मी समझती है। मम्मी एक नजर में जानते हैं वह है जो वास्तव में आपके जीवन के बाकी हिस्सों के लिए आपकी देखभाल कर सकता है। झो मेई ने शर्म से कहा, ओह माँ, तुम्हें समझ में नहीं आता है। यह वह नहीं है जो आप सोचते हैं। किन सुयुन बस मुस्कुराया और ली यी को देखा। उसकी आंखें एक सास की संतुष्टि से भरी हुई थीं, जो उसके दामाद को देख रही थी। यहाँ आओ तुम दो, किन सुयुन ने कहा। झो मेई बिस्तर से खड़ा था और ली यी चला गया। किन सुयुन ने ली यी और झो मेई के हाथों को लिया, अपने हाथों को एक साथ रखा और उन्हें कसकर पकड़ने दिया। ली यी भ्रमित था। इसके लिए क्या था? झो मेई भी थोड़ा भ्रमित था। हालांकि दोनों ने ऐसा किया। किन सुयुन ने कहा, मैं अपनी बीमारी को अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं कई दिनों तक नहीं रहूंगा। मैं जाने के बाद आपको अपना अच्छा ख्याल रखना चाहिए और मुझे 2 और बड़े मोटे पोते पोतियां देनी चाहिए। झो मेई, माँ, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? ली यी को वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि झो मेई की माँ इतनी प्रत्यक्ष होगी और वास्तव में उसे अपनी बेटी के साथ एक बच्चा होने दें। ली यी ने कहा, आंटी, मैं वास्तव में एक डॉक्टर हूँ। आओ मुझे अपनी नाड़ी लेने दो। किन सुयुन ने कहा, कोई जरूरत नहीं है, परेशान मत करो। ये देर से मंच ल्यूकेमिया है, कोई इलाज नहीं है जब तक कि आपको अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये बहुत अधिक खर्च होगा और हमारे पास इतना नहीं है। झो मेई ने कहा, माँ, हम अब अमीर हैं। भाई यी ने मुझे 10 मिलियन दिए, जो पर्याप्त से अधिक है। किन सुयुन को चौंका दिया गया और पूछा, आपने क्या कहा? उसने आपको 10 मिलियन दिए? झो मेई ने जल्दी से सिर हिलाया और कहा, हाँ, मेरे भाई ने मुझे 10 मिलियन दिए। ये सर्जरी के लिए पर्याप्त है। माँ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। किन सुयुन ने सदमे में ली यी को देखा। थोड़ी देर के बाद उसकी आंखों में आंसू के साथ उसने कहा, युवा आदमी, हम एक गरीब परिवार से हैं। आपके पास इतना पैसा है, इसलिए आपको एक असाधारण परिवार से आना चाहिए। हमारा परिवार आपके योग्य नहीं है। ली यी, आंटी, बहुत ज्यादा मत सोचो। अब सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपनी बीमारी को ठीक करें। मुझे अपनी नाड़ी को पहले महसूस करें। किन सुयुन, नहीं, वास्तव में कोई जरूरत नहीं है। झो मेई ने कहा, माँ, मुझे अपनी नाड़ी लेने दो। किन सुयुन ने आखिरकार सहमति व्यक्त की और कहा, ठीक है। ली यी बिस्तर से बैठे और किन सुयुन की नाड़ी ले ली। जल्द ही उन्हें किन सुयुन की शारीरिक स्थिति की स्पष्ट समझ थी। ल्यूकेमिया के अलावा उसके पास निमोनिया, ऊपरी श्वसन पथ का संक्रमण, अनीमिया, हाइपोयूरेसीमिया और अन्य समस्याएं भी थीं, जिनमें से मुख्य कारण ल्यूकेमिया के कारण थे। तभी डॉक्टर राउंड पर पहुंचे। यह एक एसोसिएट मुख्य चिकित्सक था जो 3 इंटर्न के साथ राउंड बनाने के लिए आया था। विज्ञापन उप मुख्य चिकित्सक को फैंग डैन नामित किया गया है और वह ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ यूनियन अस्पताल में एक डॉक्टर भी हैं। डॉक्टर फैंग ने ली यी को बिस्तर से बैठकर देखा और किन सुयुन की पल्स लिया। वह जानता था कि ली यी को हेक्सिया मेडिसिन के बारे में कुछ पता हो सकता है। ये देखकर कि वह कितना छोटा था, वह फंस गया और कहा, ये चार्ल्टन कहाँ से आया था? अब बाहर जाओ। ली यी ने अभी फैंग डैन की पल्स लेना समाप्त कर दिया था और उसे देखा, ये कहते हुए, आप एक चार्ल्टन को किसे कहते हैं? फैंग डैन, मैं और किस बारे में बात कर सकता हूँ? ली यी, हाँ, उसकी बीमारी जटिल नहीं है और वह 1 सप्ताह में इसे सबसे अधिक ठीक कर लेगी। फैंग डैन उग्र थे। आप चार्ल्टन, वह ल्यूकेमिया के देर से चरणों में है। अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण के अलावा कोई अन्य उपचार नहीं है। ठीक है, रोगी के आराम को परेशान करना बंद करो और बाहर निकल जाओ। तीनों प्रशिक्षुओं ने यह भी कहा, यह एक अस्पताल है, परेशानी मत करो। यह सही है, अब बाहर निकलें या हम पुलिस को फोन करेंगे। ली यी ने कहा, मैं एक डॉक्टर हूँ, झूठा नहीं। इसके अलावा उसे अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण की आवश्यकता नहीं है। मैं उसका इलाज कर सकता हूँ और उसे 1 सप्ताह में छुट्टी दे दी जाएगी। फैंग डैन, क्या आप एक डॉक्टर हैं? मैं देख रहा हूँ कि आपने अभी तक कॉलेज से स्नातक नहीं किया है। क्या आपने अपनी मेडिकल डिग्री पूरी कर ली है? क्या आपने मेडिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम में भाग लिया है? आपका मेडिकल लाइसेंस कहाँ है? मुझे इसे देखने दें। ली यी, मेरे पास मेडिकल लाइसेंस नहीं है। पारंपरिक हेक्सिया मेडिसिन का अभ्यास नहीं करता है। फैंग डैन, यदि आपके पास मेडिकल लाइसेंस नहीं है तो मैं आपको अवैध रूप से दवा का अभ्यास करने के लिए मुकदमा कर सकता हूँ, जिससे जेल का समय हो सकता है।
ली यी भी गुस्से में थे। पश्चिमी चिकित्सा लोगों को ब्लॉक करने के लिए चिकित्सा लाइसेंस का उपयोग करना पसंद करती है। कई हेक्सिया मेडिसिन डॉक्टरों को इस तरह से अवरुद्ध कर दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में हेक्सिया मेडिसिन कौशल खो गए हैं। चिकित्सा अधिकारी प्रमाण पत्र, ये प्रमाण पत्र क्या है? क्या यह अवैध है? भले ही हुआ तो वो आता है। क्या आप अभी भी मुझे रोकने के लिए इस ट्रिक का उपयोग कर रहे हैं? F तारांकन के तुम मेडिकल लाइसेंस होने में क्या गलत है? आप ल्यूकेमिया के रूप में कुछ भी सरल भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप वास्तव में गर्व करते हैं, सही है? तो क्या होगा अगर मेरे पास मेडिकल लाइसेंस नहीं है? पारंपरिक हेक्सिया मेडिसिन, ये हास्यास्पद है। ल्यूकेमिया के लिए एक पारंपरिक हेक्सिया मेडिसिन प्रैक्टिशनर क्या कर सकता है? फैंग डैन ने तुरंत सुरक्षा विभाग को बुलाया। ली यी भी गुस्से में है और मुझे बाहर निकालता है। बस रुको और देखो कि कौन बाहर निकलता है। ली यी ने कियांग जोंगवेई को अपने नव स्वीकृत बुजुर्ग प्रशिक्षु कहा। अरे मास्टर, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? ली यी, क्या आप ऑन्कोलॉजी विभाग के प्रभारी हैं? जब कियांग जोंगवेई ने ये सुना तो उन्होंने देखा कि उनका गुरु गुस्से में था और गुस्से में लग रहा था। मास्टर, मैं यूनियन अस्पताल में ऑन्कोलॉजी विभाग का प्रभारी हूँ, मैं अन्य अस्पतालों को नहीं संभाल सकता। महान, अब तुम कहाँ हो? ऑन्कोलॉजी विभाग में आओ। मास्टर, क्या आप ऑन्कोलॉजी विभाग में हैं? विज्ञापन, हाँ, मैं वार्ड 1608 में हूँ। कियांग जोंगवेई हैरान थे और कहा, मास्टर, क्या आप एक गुप्त यात्रा कर रहे हैं? मैं वहीं रहूंगा। जब वह अपने गुरु से कॉल प्राप्त करते थे तो कियांग जोंगवेई काम करने के लिए अस्पताल पहुंचे थे। उन्होंने 1608 वार्ड में भाग लिया। जब कियांग जोंगवेई ने ली यी को देखा तो उन्होंने तुरंत आगे कदम बढ़ाया और सम्मानपूर्वक कहा, मास्टर, मैं यहाँ हूँ। फैंग डैन ने एक नजर डाली और कहा, निर्देशक कियांग, आप यहाँ क्यों हैं? कियांग जोंगवेई ने ली यी की ओर इशारा किया और कहा, डॉक्टर फैंग, यह मेरा गुरु है। मेरा गुरु यहाँ है, इसलिए मैं निश्चित रूप से आऊंगा। फैंग डैन ने अपना मुंह इतना चौड़ा कर दिया कि एक अंडा इसमें फिट हो सकता है। क्या? फैंग डैन ने आश्चर्य में पूछा। निर्देशक कियांग, आपने कहा कि यह युवक आपका गुरु है? कियांग जोंगवेई ने कहा, हाँ, मैं कल ही उनका शिष्य बन गया। वह अद्भुत है, पारंपरिक हेक्सिया चिकित्सा का एक मास्टर जो उन्नत कैंसर को भी ठीक कर सकता है। कल उन्नत लिवर कैंसर वाला एक मरीज जो कोमा में था, वह बिस्तर से बाहर निकलने और कुछ ही मिनटों में फिर से चलने में सक्षम था। वह ऊर्जा से भरा है। उद्धरण चिन्ह। फैंग डैन, निर्देशक कियांग, आप गंभीर हैं, है ना? कियांग जोंगवेई, क्या मुझे लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? फैंग डैन ने अभी भी इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया और कहा, लेकिन निर्देशक कियांग, उन्होंने कहा कि उनके पास चिकित्सा योग्यता प्रमाण पत्र भी नहीं है। कियांग जोंगवेई ने शाप दिया, एक तारांकन होल। क्या मेरे मास्टर की तरह एक चमत्कार डॉक्टर को अपनी योग्यता साबित करने के लिए एक प्रमाण पत्र की आवश्यकता है? वह जो मरीज ठीक करता है वह सबसे अच्छा प्रमाण है। फैंग डैन ने अभी भी इस पर विश्वास नहीं किया और पूछा, ये कौन है? कियांग जोंगवेई, ये और कौन हो सकता है? श्री झांग गुआंगू की बेटी। फैंग डैन हैरान था और पूछा, क्या वह झांग युफी की बीमारी को ठीक कर सकता है? कियांग जोंगवेई, आपको क्यों लगता है कि झांग युफी कल अस्पताल में नहीं था? यह इसलिए था क्योंकि मेरे गुरु ने उसके साथ व्यक्तिगत रूप से व्यवहार किया था। झांग युफी मूल रूप से मर चुका था, लेकिन ये युवक वास्तव में उसे जीवन में वापस लाने में कामयाब रहा। निर्देशक कियांग पहले से ही बूढ़ा है, लेकिन वह अभी भी अपने शिष्य बनने के लिए तैयार है। कियांग जोंगवेई विभाग के निदेशक हैं, इसलिए वह जो कहते हैं वह निश्चित रूप से सच है। पारंपरिक हेक्सिया चिकित्सा के मास्टर, इतना छोटा, क्या यह उन्नत कैंसर का इलाज भी कर सकता है? उप मुख्य चिकित्सक फैंग डैन दंग रह गए। तीनों इंटर्न दंग रह गए। झो मेई हैरान था। झो मेई की मां किन सुयुन दंग रह गई। अभी ली यी ने कहा कि वह कुछ चिकित्सा कौशल जानता था और मुझे लगा कि वह वास्तव में केवल कुछ जानता है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना शक्तिशाली होगा। इस समय सुरक्षा कप्तान ने 3 सुरक्षा गार्डों के साथ भाग लिया। फैंग डैन को देखा और पूछा, निर्देशक फैंग, कौन परेशानी पैदा कर रहा है? चलो उसे बाहर निकालो। विज्ञापन, अध्याय 93 देखना। अभी अब फैंग डैन ने सोचा कि ली यी एक झूठा था जो जानता था कि वह इतना शक्तिशाली था। वह निर्देशक कियांग के मास्टर हैं। कौन उसे बाहर निकालने की हिम्मत करता है? जब तक वह अब इस व्यवसाय में नहीं रहना चाहता है। फैंग डैन ने जल्दी से सुरक्षा कप्तान को रोकने के लिए अपना हाथ लहराया, ये कहते हुए कि कोई जरूरत नहीं है, यह एक गलतफहमी है। यह निर्देशक कियांग जोंगवेई के नए मास्टर मिस्टर ली यी पारंपरिक हेक्सिया मेडिसिन के एक मास्टर हैं। सुरक्षा कप्तान और सुरक्षा गार्डों ने एक दूसरे को देखा और कहा, निर्देशक फैंग, क्या आपने नहीं कहा कि कोई परेशानी का कारण बन रहा था? फैंग डैन, यह एक गलती है, एक गलतफहमी है। आप दोस्तों, वापस जाओ। उद्धरण चिन्ह। सुरक्षा कप्तान, निर्देशक फैंग, यह अच्छा नहीं है। क्या आपको लगता है कि हम सभी स्वतंत्र हैं? आप बस हमें फोन कर रहे हैं और हमें ऑर्डर कर रहे हैं। फैंग डैन, मुझे वास्तव में खेद है, मुझे क्षमा करें। सुरक्षा कप्तान ने तब 3 सुरक्षा गार्डों के साथ छोड़ दिया। कियांग जोंगवेई ने फैंग डैन को देखा और शाप दिया, फैंग डैन, आप अभी भी मेरे मास्टर को बाहर करना चाहते हैं? आप अब ऑन्कोलॉजी विभाग में नहीं रहना चाहते हैं क्या? आप? फैंग डैन ने जल्दी से समझाया, निर्देशक कियांग, यह एक गलतफहमी थी। मैंने उसे अभी नहीं पहचाना था। मुझे वास्तव में नहीं पता था कि वह आपका गुरु था। ली यी, पुराने कियांग, इसे भूल जाओ। अज्ञान कोई अपराध नहीं है। कियांग जोंगवेई ने कहा, क्या आपने देखा था? मेरा गुरु बहुत शानदार है और इसे आपके खिलाफ नहीं रखेगा। हालांकि आप आज बहुत लापरवाह थे। वापस जाएं और 1000 शब्द माफी लिखें और कल मुझे काम पर दें। फैंग डैन ने एक कड़वे चेहरे के साथ कहा, निर्देशक, नहीं। कियांग जोंगवेई अभी भी आश्वस्त नहीं है। फिर 1500 शब्द आत्म आलोचना लिखें। डॉक्टर फैंग डैन भयभीत थे। इसके अलावा उसे 2000 शब्द की आत्म आलोचना लिखने की उम्मीद थी, इसलिए वह जल्दी से सहमत हो गई। ठीक है निर्देशक, मैं ये करूंगा। कियांग जोंगवेई, जब आप भविष्य में मेरे गुरु से मिलते हैं तो कृपया विनम्र रहें। क्या आप समझते हैं? स्पष्ट। फैंग डैन की एक जटिल अभिव्यक्ति थी जो ली यी के चिकित्सा कौशल पर दोनों झटका दिखाती थी और अपने पिछले रवैये के लिए पछतावा करती थी। उन्होंने एक गहरी सांस ली यी को थोड़ा झुका दिया और ईमानदारी से कहा, प्रोफेसर ली, मुझे हेक्सिया मेडिसिन की गहरी समझ नहीं है, लेकिन जब से निर्देशक कियांग आपकी प्रशंसा करता है तब से मुझे विश्वास है कि आपको असाधारण होना चाहिए। मैं अभी इससे अनजान था और मैं किसी भी अपराध के लिए माफी चाहता हूं जो मैंने किया है। उद्धरण चिन्ह। ली यी, ये ठीक है, अज्ञान कोई अपराध नहीं है। हालांकि आपके लिए पारंपरिक हेक्सिया दवा को देखना गलत है। हाँ, मैं भविष्य में इसे फिर से करने की हिम्मत नहीं करूंगा।
फेंग डैन ने कहा। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। तीनों इंटर्न दंग रह गए। डॉक्टर फेंग अभी बहुत राजसी थे, लेकिन अब वह एक पोते की तरह सिर हिला रहे हैं। डॉक्टर फेंग, आपकी नैतिक अखंडता कहाँ है? कियान जोंगवेई को झो मेई की मां की स्थिति के बारे में भी पता था और कहा, मास्टर, इस मरीज ने ल्यूकेमिया को उन्नत किया है। हमारे अस्पताल में अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण के अलावा कोई अन्य पश्चिमी चिकित्सा विकल्प नहीं है। मास्टर, क्या आपके पास कोई सुझाव है? विज्ञापन। ली यी ने आत्मविश्वास से कहा, आंटी किन की स्थिति वास्तव में गंभीर है, लेकिन ये केवल पश्चिमी चिकित्सा के सापेक्ष है। मेरे लिए यह मुश्किल नहीं है। आंटी किन को अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण की आवश्यकता नहीं है। मैं उसके शरीर को विनियमित करने और उसकी प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने के लिए पारंपरिक हक्सिया दवा के तरीकों का उपयोग करूंगा और उसे 1 सप्ताह में छुट्टी दे दी जाएगी। उद्धरण चिन्ह। कियान जोंगवेई ने ली यी को एक अंगूठा दिया और कहा, एक मास्टर है। मैं पूरी प्रक्रिया से अवलोकन करना और सीखना चाहता हूँ। ली यी, निश्चित रूप से हम ऑन्कोलॉजिस्ट आ सकते हैं और इसे देख सकते हैं और इस अवसर का उपयोग कर सकते हैं ताकि उन्हें पारंपरिक हक्सिया दवा के बारे में अधिक जानने दिया जा सके। कियान जोंगवेई, कोई समस्या नहीं है मास्टर, मैं व्यवस्था करूंगा। ली यी, वैसे आंटी किन के लिए एक वीआईपी वार्ड की व्यवस्था करें। कोई बात नहीं। कियान जोंगवेई ने फेंग डैन को देखा और कहा, आप उपस्थित चिकित्सक हैं, जल्दी करो और मेरे गुरु के निर्देशों का पालन करें। फेंग डैन, ठीक है, मैं तुरंत वार्ड ट्रांसफर से संपर्क करूंगा। 10 मिनट बाद किन सुयुन को एक ट्रिपल रूम से सिंगल वीआईपी रूम में स्थानांतरित किया गया था। किन सुयुन आभारी थे और कहा, जियो ली, धन्यवाद। ली यी, आंटी, आपका स्वागत है। झो मेई ने ली यी को देखा और कहा, भाई, धन्यवाद। ली यी ने थोड़ा मुस्कुराया और कहा, आपका स्वागत है। हालांकि उसकी मां की बीमारी अभी तक ठीक नहीं हुई है। झो मेई देख सकते हैं कि भाई ली यी वास्तव में उसके और उसकी मां के लिए अच्छा है। कब्जा लक्ष्य झो मेई, अनुकूलता जोड़ 6, वर्तमान अनुकूलता 76 अंक। ली यी के दिमाग में एक सिस्टम प्रॉम्प्ट लग रहा था। वह इसे सुनने के बाद थोड़ा मुस्कुराया। झो मेई की अनुकूलता में वृद्धि हुई, जिससे पता चला कि वह एक लड़की थी जो जानती थी कि कैसे आभारी होना है। मैंने उसे गलत नहीं बताया। 20 मिनट बाद यूनियन अस्पताल के ऑन्कोलॉजी विभाग के सभी डॉक्टरों ने ली यी के साथ किन सुयुन को देखा। यह एक संयोग था कि किन सुयुन ने अचानक बुखार पकड़ा। नर्स ने मेरे तापमान को मापा और यह 38.3 डिग्री तक बढ़ गया। वास्तव में ल्यूकेमिया के रोगी, विशेष रूप से देर से चरण में, अक्सर बुखार होते हैं। कियान जोंगवेई ने कहा, जल्दी उसे एक ठंडा संपीड़ित दें और उसे ठंडा करने में मदद करने के लिए बुखार को कम करने वाले जेल को लागू करें। ली यी ने कहा, यह जटिल होने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ है बुखार को कम करें, कुछ सुई पर्याप्त होगी। उद्धरण चिन्ह। विज्ञापन। कियान जोंगवेई ने पूछा, मास्टर, क्या हक्सिया मेडिसिन बुखार को कम कर सकता है? बिल्कुल, ली यी ने जवाब दिया। वास्तव में बुखार में कमी के लिए एक्यूपंक्चर और मोक्सिबस्टियन एक पारंपरिक उपचार विधि है। इसका सिद्धांत विशिष्ट एक्यूपंक्चर बिंदुओं को उत्तेजित करना है, मेरिडियन और रक्त को विनियमित करना, प्रतिरक्षा समारोह को बढ़ाना है और शरीर को अपने दम पर बुखार को कम करने की अनुमति देता है। हालांकि ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ यूनियन अस्पताल में अन्य डॉक्टर फुसफुसाए, क्या ये सच है? क्या हक्सिया दवा केवल कंडीशनिंग में अच्छी नहीं है? ये पुरानी बीमारियों का इलाज कर सकता है या लोगों को मूर्ख बना सकता है, लेकिन ये बुखार को भी कम कर सकता है। यह सही है। अगर यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि निर्देशक कियान ने उसे मास्टर कहा, तो मैंने उसे बहुत पहले बाहर कर दिया होगा। आजकल बहुत सारे स्कैमर्स हैं, यह उनके खिलाफ रक्षा करना मुश्किल है। बुखार को कम करने के लिए वास्तविक प्रयास की आवश्यकता होती है। आइए देखें कि वह थोड़ी देर में क्या कर सकता है। हर किसी के पास अपने विचार थे और देख रहे थे कि ली यी कैसे आगे बढ़ेंगे। ली यी एक एक्यूपंक्चर किट के साथ आया था, क्योंकि किन सुयुन की बीमारी अधिक गंभीर थी और उसे एक्यूपंक्चर और दवा की आवश्यकता थी। ली यी बेडसाइड पर आया और कहा, आंटी, मैं तुम्हारा बुखार नीचे लाऊंगा। किन सुयुन ने सिर हिलाया। ठीक है, धन्यवाद, युवा आदमी। ली यी ने चांदी की सुई को निकाला और पहले किन सुयुन के दसवीं बिंदु में एक सुई डाली। फिर ली यी ने क्रमशः किन सुयुन की क्यूची, हेगु, वेगुआन, सानिंजियाओ और जुसानली अंक के लिए एक्यूपंक्चर लागू किया। 6 सुइयों को सम्मिलित करने के बाद ली यी ने कहा और कहा, ठीक है, बुखार 5 मिनट से भी कम समय में चला जाएगा। सभी पश्चिमी डॉक्टरों ने इस पर विश्वास नहीं किया। क्या ये सच है? बुखार 5 मिनट में चला जाता है? यहाँ तक कि चमत्कार ड्रग्स भी प्रभावी नहीं है। ये बहुत अधिक है। बुखार 5 मिनट में कम हो गया। असंभव। केवल कियान जोंगवेई ने यह विश्वास किया और कहा, मेरे गुरु के चिकित्सा कौशल शानदार हैं। बुखार को कम करना उसके लिए आसान है। जल्द ही 5 मिनट ऊपर थे। नर्स ने किन सुयुन के तापमान को फिर से मापा और ये जानकर आश्चर्य हुआ कि किन सुयुन का तापमान सामान्य हो गया था। निर्देशक कियान, रोगी का तापमान सामान्य हो गया है। ये केवल 36.4 डिग्री है। नर्स ने जोर से किन सुयुन के तापमान को पढ़ा। कियान जोंगवेई ने ली यी को एक अंगूठा दिया और कहा, क्या आपने देखा कि मेरा गुरु बहुत अद्भुत है? अब अन्य पश्चिमी डॉक्टरों ने भी ली यी की प्रशंसा करना शुरू कर दिया। वाह, बुखार वास्तव में सिर्फ 5 मिनट में चला गया। बस एक्यूपंक्चर, हक्सिया मेडिसिन वास्तव में अद्भुत है। मुझे लगा कि वह मजाक कर रहा था, लेकिन ये सच हो गया। कोई आश्चर्य नहीं कि निर्देशक कियान उसे मास्टर कहते हैं। वह वास्तव में सक्षम है। हालांकि अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण के बिना ल्यूकेमिया को ठीक करना चाहते हैं, एक पाइप सपना है। विज्ञापन। अध्याय 94 2 89 मिलियन मोबाइल फोन। किन सुयुन का बुखार अब कम हो गया है। ली यी ने कहा, आंटी, मैं आपको अपने अस्थि मज्जा की पुनर्योजी क्षमता को उत्तेजित करने और पुनर्स्थापित करने के लिए अधिक एक्यूपंक्चर देने जा रहा हूँ। आपको चारों ओर घूमने और एक्यूपंक्चर को प्रभावित करने से रोकने के लिए मैं आपको सो जाने वाला हूँ। मुझे आशा है कि आपको कोई आपत्ति नहीं है। किन सुयुन, ये ठीक है, मुझे विश्वास है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ली यी ने किसी भी समय बर्बाद नहीं किया। उन्होंने सोने की सुइयों को उठाया और एक्यूपंक्चर को क्रमशः किन सुयुन के नोहो, शिनहुई और फेंगफू अंक में इंजेक्ट किया। किन सुयुन ने अचानक अपनी पलकों को भारी महसूस किया, अपनी आंखें बंद कर लीं और बाहर निकल गए। अब पश्चिमी डॉक्टर अब शांत नहीं हैं। ओह माय गॉड, ये हक्सिया दवा इतनी सरल कैसे हो सकती है और किसी को कोमा में जाने का कारण बन सकती है? अविश्वसनीय। ये सोने की गोलियों से बेहतर काम करता है। मानव शरीर पर हर कोई समान दिखता है, वह उन एक्यूपंक्चर बिंदुओं की पहचान कैसे करता है? यह अविश्वसनीय है। ऑन्कोलॉजी विभाग के सभी डॉक्टरों ने ली यी को देखा क्योंकि उसने
उसे एक्यूपंक्चर दिया था। आधे घंटे बाद ली यी ने किन सुइयों पर 108 चांदी की सुइयों का इस्तेमाल किया, कुछ गहरे और कुछ उथले थे। हालांकि ली यी बंद नहीं हुई। थोड़ी देर के बाद उन्होंने चांदी की सुई को निकाला और इसे एक अन्य एक्यूपंक्चर पॉइंट में डाला। थोड़ी देर के बाद उसने चांदी की सुई को थोड़ा बाहर निकाला। ली यी 2 घंटे के लिए ब्रेक लेने के बिना काम कर रहे हैं। ली यी एक्यूपंक्चर को देखने के बाद डॉक्टरों को गहराई से स्थानांतरित कर दिया गया। अब वे ली यी के लिए वास्तविक प्रशंसा के साथ चले गए। भले ही डॉक्टर ल्यूकेमिया को ठीक कर सकते हैं, ये तथ्य कि उन्होंने 108 सुइयों का उपयोग किया था और प्रत्येक सुई इतनी अति सुंदर थी, कुछ ऐसा है जो हर कोई नहीं कर सकता। वह सम्मान का हकदार है। कियान जोंगवेई ने सभी को सिर्फ देखने और बात नहीं करने के लिए कहा। जब वह एक्यूपंक्चर दे रही थी तो ली यी को परेशान करने के डर से ली यी ने सभी सुइयों को बाहर निकालने के बाद कियान जोंगवेई ने राहत की सांस ली और पूछा, मास्टर ये कैसा है? झो मेई ने भी चिंता के साथ पूछा, भाई मेरी माँ कैसी है? उसे जागने में कितना समय लगेगा? ली यी ने कहा, इसमें शायद 2 घंटे से अधिक समय लगेगा। हर कोई कृपया उसे परेशान न करें। उसे 2 घंटे से अधिक समय तक सोने दें। जब वह फिर से उठती है तो उसके शरीर की प्रतिरक्षा बहुत मजबूत होगी। कियान जोंगवेई, हर कोई ध्यान से सुनो। किसी को भी इन 2.5 घंटे के दौरान नर्सों को छोड़कर और डॉक्टरों में भाग लेने की अनुमति नहीं है। ठीक है, बाकी सभी कृपया वापस जाएं। फिर सभी ने तितर बितर हो गए। ली यी ने कहा, पुराने कियान, मैं आंटी किम की बीमारी का इलाज करूंगा। आपका विभाग सिर्फ उसकी देखभाल और नर्सिंग में मदद करने के लिए जिम्मेदार होगा। कियान जोंगवेई, ठीक है मास्टर, कोई समस्या नहीं होगी। ली यी, तुम जाओ और व्यस्त हो जाओ। मैं कुछ हक्सिया दवा खरीदने जा रहा हूँ और बाद में उसके लिए बनाऊंगा। कियान जोंगवेई, मास्टर, श्री झांग की बेटी कहाँ है? ली यी, मैं आज दोपहर वहाँ रहूंगा। चिंता मत करो, हम एक साथ दवा बनाएंगे। कियान जोंगवेई, ठीक है। कियान जोंगवेई भी छोड़ दिया। आखिरकार वह विभाग के निदेशक थे और उनके पास बहुत सारी चीजें थीं। झो मेई, भाई मैं तुम्हारे साथ दवा खरीदने जाऊंगा। विज्ञापन। ली यी, ठीक है, जाने दो। ली यी ने दवा खरीदने के लिए झो मेई को बाहर कर दिया और उन्होंने आधे घंटे से भी कम समय में सब कुछ खरीदा। अचानक ली यी ने ड्रग स्टोर के सामने एक मोबाइल फोन स्टोर देखा। यह एक उच्च अंत ब्रांड था, रिटल। अतीत में ली यी के पास कोई पैसा नहीं था और उन्होंने लग्जरी ब्रांडों के बारे में नहीं सीखा। अब उनके पास देवी पर जीतने के लिए अंतहीन पैसा है और उनकी व्यक्तिगत संपत्ति 100 मिलियन से अधिक हो गई है, जिससे वह एक वास्तविक अमीर आदमी बन गए हैं। देवी को जीतने पर अधिक पैसा खर्च करने के लिए उन्होंने होमवर्क करना और विभिन्न लग्जरी सामानों के बारे में सीखना भी शुरू कर दिया। वटू मोबाइल फोन के बीच लग्जरी उत्पाद हैं। वे मूल रूप से हस्तनिर्मित हैं और वास्तविक चमड़े और हीरे के साथ जुड़े हुए हैं। एक हाई एंड मोबाइल फोन लाखों में बेचा जा सकता है। ली यी ने सोचा कि झो मेई का मोबाइल फोन बहुत पुराना था और स्क्रीन लीक हो रही थी। वह उसे एक नया मोबाइल फोन खरीदने के लिए ले जा सकता है और देवी विजय फंड पर कुछ पैसे खर्च करने का अवसर ले सकता है। हालांकि वह निश्चित रूप से एक ऐसा फोन नहीं चाहती है जो बहुत महंगा हो, इसलिए उसे मेरे लिए इंतजार करने दें। माया, मैंने सभी जड़ी बूटियों को खरीदा है। कृपया फार्मेसी में मेरी प्रतीक्षा करें। मैं कुछ खरीदूंगा और जल्द ही वापस आऊंगा। झो मेई, भाई चलो इसे एक साथ ले जाते हैं। ली यी, नहीं, बस यहाँ रुको। अच्छा बनो। झो मेई, ठीक है, फिर आगे बढ़ो भाई, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ली यी बाहर गए और सीधे वटू मोबाइल फोन स्टोर पर चले गए। ली यी ने संकोच नहीं किया और क्लर्क से सीधे पूछा, कौन सा फोन यहाँ सबसे महंगा है? सेल्सवुमन ने सोचा कि वह कुछ अमीर युवा व्यक्ति होना चाहिए और तुरंत उसे पेश किया। सर, हमारी सबसे महंगी घड़ी वटू सिग्नेचर कोबरा ग्लोबल लिमिटेड संस्करण है, लेकिन ये थोड़ा महंगा है। ली यी, ओह, मुझे डर है कि यह बहुत सस्ता है। महिला क्लर्क अंदर की ओर हंसी और सोचा, क्या आप सौदेबाजी करने से डरते हैं? एक शो ऑफ, आइए देखें कि आप बाद में कैसे दिखावा करते हैं। सर, वटू सिग्नेचर कोबरा ग्लोबल लिमिटेड एडिशन की कीमत केवल 2890,000 युआन है। आपको क्या लगता है? ली यी ने कहा और कहा, केवल 2.89 मिलियन। क्या कुछ और महंगा है? महिला क्लर्क उसके दिल में चिल्ला रही थी, सोच रही थी, क्या तुम अमीर हो? क्या 2.89 मिलियन एक मोबाइल फोन के लिए एक सस्ती कीमत है? सर, मुझे क्षमा करें, लेकिन ये दुनिया में हमारा सबसे महंगा फोन है। ली यी, ठीक है, चलो बस इसके साथ करते हैं। चलो एक खरीदते हैं। महिला क्लर्क, क्या आप अपने फोन की जांच नहीं करना चाहते हैं? ली यी, ठीक है, फिर मुझे इसे देखने दो। जल्द ही ली यी ने इस मोबाइल फोन को देखा, जो शीर्ष गुणवत्ता वाली सामग्री और उत्तम शिल्प कौशल से बना था। इसके अलावा, क्योंकि ये दुनिया भर में सीमित मात्रा में बेचा गया था, हर एक कला का एक अनूठा काम था। विज्ञापन। फोन में एक अद्वितीय बॉडी डिजाइन है और यह कई रत्नों के साथ जड़ा हुआ है, जिसमें माणिक, पन्ना और हीरे शामिल हैं। इन रत्नों की जड़ना, शिल्प कौशल और मात्रा ने इस फोन को विलासिता के एक नए स्तर पर ले लिया है। ये रत्न अकेले लाखों के लायक हैं। बेशक इतनी महंगी कीमत के लिए प्रदर्शन भी बुरा नहीं है। ली यी इसे देखने के बाद बहुत संतुष्ट था और कहा, ठीक है, ये है, इसे लपेटो। महिला क्लर्क मुस्कुराई और कहा, सर, कृपया इस तरह से अपना कार्ड स्वाइप करें। पहले भुगतान करें और फिर सामान प्राप्त करें ताकि आप ट्रिक्स न बना सकें। हालांकि अगले क्षण ली यी का भुगतान सफल रहा। महिला क्लर्क दंग रह गया। वह पूरे समय ली यी पर ध्यान दे रही थी और देखा कि उसने बिना किसी आंख को पलक झपकाए 2.89 मिलियन खर्च किए, जैसे कि राशि सिर्फ एक छोटी राशि थी। इस तरह की शांति और रचना उन लोगों द्वारा नहीं की जा सकती हैं जो अमीर होने का दिखावा करते हैं। सर, क्या मैं आपको वीचैट पर जोड़ सकता हूँ? महिला क्लर्क ने तुरंत महसूस किया कि अवसर आ गया था और वीचैट पर ली यी को जोड़ना चाहता था। ली यी, क्षमा करें, मैं वेचा पर अजनबियों को नहीं जोड़ता। महिला क्लर्क ने कहा, पहली बार अजीब है, दूसरी बार परिचित है। ली यी, मैं विनम्रता से घट रहा हूँ, क्या आप समझ नहीं पा रहे हैं? महिला क्लर्क दंग रह गया। यह आदमी वास्तव में सीधा था। ये बहुत प्रत्यक्ष था, जिसने उसे थोड़ा गुस्सा दिलाया। हालांकि वह ये भी जानती थी कि कोई भी उसे नीचे नहीं देखता था और उसके लिए एक अमीर आदमी से शादी करना असंभव था। बाहर जाने के बाद ली यी ने झो मेई को वटू फोन सौंपा और कहा, मेयर, मैंने आपको एक फोन खरीदा है, इसे आजमाएं। ये कैसा है? झो मेई, ठीक है। झो मेई ने अपना सेल फोन खोला और देखा कि यह कई रत्नों के साथ जड़ा हुआ था, जो स्पष्ट रूप से बहुत सारे पैसे के लायक थे। हालांकि शैली बहुत अच्छी है।
आपने यह नकली फोन कहाँ से खरीदा भाई? क्या यह महंगा नहीं होना चाहिए? लगभग 1000। हालांकि यह फोन स्पष्ट रूप से एक उच्च अंत उत्पाद है और हवाई और एप्पल के समान स्तर पर नहीं है। मुझे ये बहुत पसंद है क्योंकि मेरे भाई ने इसे मेरे लिए खरीदा था। जो मेई ने ऐसा सोचा, उसे वटू जैसे लग्जरी मोबाइल फोन ब्रांडों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए उसने खुशी से इसे स्वीकार कर लिया। अगर ली यी ने उसे बताया कि फोन 2.89 मिलियन में बेचा गया था तो वह शायद चौंक जाएगा। जो मेई ने जल्दी से सिम कार्ड को अपने नए फोन के साथ बदल दिया। थोड़ी देर के लिए इसका उपयोग करने के बाद जो मेई ने कहा, भाई ये फोन उपयोग करने के लिए काफी आरामदायक है। ली यी, क्या आपको ये पसंद है? जो मेई, मुझे ये पसंद है। विज्ञापन अध्याय 95। लड़का, आप मुसीबत में हैं। ली यी ने सोचा, ये 2 मिलियन से अधिक युआन से अधिक है और हस्तनिर्मित है, इसलिए यह आरामदायक होना चाहिए जब तक आप इसे पसंद करते हैं। वैसे ये रात के खाने का समय है। ली यी ने उस समय को देखा और यह पहले से ही दोपहर 12 बजे था। माय, चलो पहले स्टोव में दवा डालते हैं और रात के खाने के बाद वापस आने के लिए वापस आते हैं। जो मेई, ठीक है। दोनों ने फार्मेसी छोड़ दी और दोपहर का भोजन करने के लिए एक जगह खोजने गए। ली यी ने नक्शे पर खोज की और कहा, पास में एक समुद्री भोजन रेस्तरां है। कुछ समुद्री भोजन के लिए वहां जाने के बारे में कैसे? जो मेई ने सोचा कि समुद्री भोजन खाने से निश्चित रूप से बहुत पैसा खर्च होगा, इसलिए उसने कहा, नहीं भाई, चलो बस एक सड़क के किनारे स्टॉल पर खाएं। ली यी, स्ट्रीट स्टॉल? कुछ स्टेक के बारे में कैसे? जो मेई, भाई आपने मुझ पर इतना पैसा खर्च किया है, चलो कुछ पैसे बचाएं और एक स्ट्रीट स्टॉल पर खाएं। मुझे एक दुकान पता है जिसमें स्वादिष्ट चावल नूडल रोल हैं। हम वहां कैसे जाते हैं? ली यी ने सोचा, हाल ही में वे बहुत सारे मांस, मछली, समुद्री भोजन और एबालून खा रहे हैं, इसलिए कुछ हल्का खाना ठीक होगा। ठीक है, मुझे ये कोशिश करने के लिए ले जाओ। जो मेई, जरूर, लेकिन ये हमारे स्कूल के पास है, हमें मेट्रो लेने की जरूरत है। ली यी, कोई जरूरत नहीं है, चलो एक टैक्सी ले लो, जल्दी करो। जो मेई, ठीक है। दोनों ने एक टैक्सी ली और बीजिंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी के गेट के बगल में राइस नूडल रोल शॉप की ओर रुख किया। 10 मिनट से अधिक समय के बाद हम पहुंचे, यहाँ तक कि दरवाजे पर ली यी ने देखा कि स्टोव में कई लोग थे और मूल रूप से कोई खाली सीट नहीं थी। वे भाग्यशाली थे, एक दंपति के रूप में। बस खाना खत्म हो गया और खड़े हो गए। जो मेई ने कहा, वे कर रहे हैं, चलो यहाँ बैठो। ली यी, ठीक है। वे दोनों बैठ गए। बॉस, चलो 2 चावल रोल हैं, मुझे अंडे और मकई के साथ एक चाहिए। आप क्या स्वाद चाहते हैं भाई? जो मेई ने पूछा। ली यी, आपके समान ही। जो मेई, ठीक है। बॉस, चलो 2 समान बनाते हैं। कोई बात नहीं, बस एक पल प्रतीक्षा करें। ऑर्डर देने के बाद ली यी और जो मेई दोनों ने अपने फोन को मेज पर रखा और चावल के नूडल रोल की प्रतीक्षा करते हुए बातचीत की। जो मेई ने ध्यान नहीं दिया कि अगली टेबल पर 4 लोग उन्हें घूर रहे थे। विज्ञापन, भाई फैंग, ये जो मेई नहीं है? ये लड़का कौन है? क्या जो मेई ने नहीं कहा कि वह एक रिश्ता नहीं चाहती है? वह एक आदमी को चावल नूडल रोल खाने के लिए क्यों लाया? भाई फैंग, आप धोखा दे सकते हैं उसके द्वारा। उन तीनों ने कहा। भाई फैंग नामक लड़का वास्तव में झिंग फैंग नामित था। वह अपने नए साल से झो मेई का पीछा कर रहा था, लेकिन उसके द्वारा बार बार खारिज कर दिया गया था। झो मेई के कारण ये था कि वह सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना चाहती थी और वह प्यार में नहीं पड़ना चाहती थी। झांग फैंग का चेहरा बहुत दुखी लग रहा था जब उसने झो मेई को एक लड़के के साथ बैठे हुए देखा, बात की और हंसते हुए और एक साथ चावल रोल खा रहे थे। झांग फैंग एक अमीर परिवार से आता है। उनके माता पिता दोनों राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों में मध्यम स्तर के प्रबंधक हैं। उनका संयुक्त वार्षिक वेतन लगभग 700,000 से 800,000 युआन है, इसलिए वह एक आरामदायक जीवन जीता है। कम से कम छात्रों के बीच उनके पास एक महीने में रहने वाले खर्चों में 10,000 युआन थे, जिससे वह एक विशिष्ट अमीर युवक बन गए। झांग फैंग ने ब्रांडेड कपड़े का एक सेट पहना था। हालांकि वे लग्जरी आइटम नहीं थे, लेकिन कपड़े के एक पूर्ण सेट में कई हजार युआन खर्च होंगे। अन्य 3 उसके नेतृत्व में थे। भाई फैंग, क्या हम सिर्फ एक आंख बंद करने जा रहे हैं? झांग फैंग ने गुस्से में कहा। ये कैसे संभव है? झांग फैंग खड़ा हुआ, झो मेई और ली यी के पास गया और व्यंग्यात्मक रूप से कहा, अरे क्या ये झो मेई नहीं है, सहपाठी जिसने कहा कि वह डेट नहीं करना चाहती है और केवल अध्ययन करना चाहती है? क्यों आप आज एक अपवाद बना रहे हैं और एक आदमी को रात के खाने पर ला रहे हैं? झांग फैंग के स्वर में उकसावे और नाराजगी का संकेत था। झो मेई ने देखा और देखा कि यह झांग फैंग था। आश्चर्य का एक संकेत उसके चेहरे पर चमक गया। उसने कहा, झांग फैंग, यह आपके व्यवसाय में से कोई भी नहीं है जो मैं रात के खाने में लाता हूँ, है ना? झांग फैंग ने चकित कर दिया और कहा, यह मेरे व्यवसाय में से कोई भी नहीं है। झो मेई, आप शुद्ध होने का नाटक क्यों कर रहे हैं? मैंने अपनी भावनाओं को 10 बार कबूल किया है और आपने मुझे 10 बार अस्वीकार कर दिया है। आपने कहा कि आप एक रिश्ता नहीं चाहते थे, लेकिन अब आप गुप्त रूप से एक आदमी के साथ रात का भोजन कर रहे हैं। आप इसे कैसे समझा सकते हैं? ली यी ने झांग फैंग को देखा। यह आदमी काफी दिलचस्प है। आपने अपनी भावनाओं को 10 बार कबूल किया और 10 बार अस्वीकार कर दिया, और अब आप उसे अन्य लड़कों के साथ रात का खाना देखकर खड़े नहीं हो सकते। ली यी ने पूछा, मेयर, ये कौन है? झो मेई ने कहा, भाई वह भी हमारे स्कूल में एक सोफोमो है, उसके बारे में चिंता मत करो, चलो हमारे भोजन को खाओ। मायो, बड़ा भाई, झांग फैंग 2 साल से झो मेई का पीछा कर रहा था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि उसका कोई भाई नहीं था। वह अब अपने भाई के सामने आदमी को बुला रही है, क्या उसके प्रेमी का भाई नहीं है? अल्पाका, आप कहते हैं कि आप किसी रिश्ते में नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन आप किसी और को डेट कर रहे हैं। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। कितना नफरत है। झांग फैंग का दिल घृणा से खुजली कर रहा था। उन्होंने कहा, ओह माय, तुम अभी भी मुझे मीनिया कह रहे हो? मैंने आपको पहले कभी नहीं बुलाया है। झो मेई, आप इतने सस्ते क्यों हैं? मेरा परिवार समृद्ध है और आपका पीछा करना एक आशीर्वाद है जिसे आपने 8 जीवनकाल में अर्जित किया है। वह पहली नजर में गरीब दिखता है, उसके बारे में क्या अच्छा है? झो मेई भी गुस्से में था और कहा, झांग फैंग, कृपया मुझे परेशान करना बंद कर दें। मेरा आपके साथ कुछ भी नहीं है। इसके अलावा मेरा भाई मेरे लिए बहुत अच्छा है। देखो, ये फोन वह नया है जिसे उसने मेरे लिए खरीदा है। झो मेई ने 2.89 मिलियन RMB वटू फोन पर इशारा किया जो ली यी ने डाइनिंग टेबल पर उसके लिए खरीदा था। विज्ञापन, हालांकि झांग फैंग उसकी तरह इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि इतना
महंगा मोबाइल फोन क्या था? क्या ये सिर्फ एक फोन नहीं है? आप उसका पीछा क्यों कर रहे हैं? हवाई मेट 70 को देखें, लेकिन उसने आपको एक नॉक ऑफ फोन खरीदा है। इस तरह का आदमी आपके लिए अच्छा नहीं है। मेरे साथ आओ और मैं आपको नवीनतम हवाई फोन खरीदूंगा। झो मेई झांग फैंग, कृपया अपने शब्दों को देखें। मैं कौन हूँ या मैं किस फोन का उपयोग करता हूँ, वह आपके व्यवसाय में से कोई भी नहीं है। मेरा भाई जो भी मुझे खरीदता है वह उसके स्नेह का एक टोकन है और मुझे ये पसंद है। मुझे ये फोन बहुत पसंद है। झो मेई ने उसके लिए खरीदे गए मोबाइल फोन ली को उठाया और उसे जाने नहीं दिया। वास्तव में इसे पसंद करती है। झांग फैंग ईर्ष्या और उग्र था। उसने झो मेई के हाथ से वटू फोन छीन लिया। उन्होंने देखा कि इसमें नकली चमड़े की एक नेस्टेड परत और नकली रत्नों की 2 पंक्तियां थीं। यह अच्छा फोन इस तरह कैसे हो सकता है? ये स्पष्ट रूप से एक नकल फोन है। झांग फैंग ने तिरस्कारपूर्वक कहा, वाह, बस ये भद्दा नॉक ऑफ फोन। आप इसे पसंद करते हैं? विश्वास करो या नहीं, मैं इसे अभी तोड़ दूंगा। ली यी, जो इस समय चुप हो गए थे, आखिरकार मदद नहीं कर सकते थे लेकिन बोल रहे थे। उसने आखिरकार महसूस किया कि यह लड़का वास्तव में कष्टप्रद था। अगर वह किसी महिला का इस तरह का पीछा करता है तो यह अजीब होगा अगर वह पकड़ सकता है उसकी। आप अपना फोन फेंकना चाहते हैं? तुम मेरी औरत के लिए इतने मतलबी क्यों हो? मैं आज आपको एक सबक सिखाने जा रहा हूँ। इस बारे में सोचते हुए ली यी ने डांटा, आपका नाम झांग फैंग है, ठीक है? यदि आप अभी तक पागल नहीं हैं, तो अब अपना फोन नीचे रखो। ये फोन कुछ ऐसा नहीं है जो एक गरीब आदमी जैसा आप स्पर्श कर सकते हैं। आप इसके लिए भुगतान करने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं अगर यह टूट जाता है। हा 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 हा, ये प्रफुल्लित करने वाला है। झांग फैंग हंसे। भाइयों, क्या तुमने उसे देखा? उसने मुझे गरीब कहा और मुझे कहा कि इस नॉक ऑफ फोन को नहीं छुएं। झांग फैंग के 3 अनुयायियों ने भी हंसते हुए कहा, क्या आप लोग यहाँ मेरा मजाक उड़ाने के लिए हैं? भाई फैंग के पास किस तरह का परिवार है? क्या आप भाई फैंग के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त योग्य हैं? यह सही है, इस भद्दे नॉक ऑफ फोन को भाई फैंग से सिर्फ एक के 7 टुकड़ों में कुचल दिया जा सकता है। झो में भी चिंतित थे कि झांग फैंग अपना फोन तोड़ देगा। झांग फैंग, मुझे अपना फोन वापस दो। झांग फैंग ने डांटा, इसे वापस दे दो। आपको लगता है कि एक टूटी हुई नॉक ऑफ फोन एक खजाना है? आओ, मैं इसे आपको वापस दे दूंगा। टकराना एक मफल धमाका था। झांग फैंग ने 2.89 मिलियन आरएमबी लिमिटेड संस्करण विटाल मोबाइल फोन को जमीन पर भारी फेंक दिया। उन्होंने एक नजर डाली और पाया कि केवल स्क्रीन टूट गई थी। यहाँ तक कि वह उस पर कुछ समय तक टकरा गया जब तक कि फोन पूरी तरह से टूट नहीं गया। फिर उसने अपना हाथ लहराया और कहा, झो मेई, क्या आप अभी भी उस भद्दे नॉक ऑफ फोन चाहते हैं? सबसे अधिक मैं आपको 2000 युआन दूंगा। झो मेई की आंखें आंसू से भरी हुई थीं और उसने कहा, झांग फैंग, तुम इस तरह क्यों हो? भाई, उसने मेरे लिए खरीदा गया फोन तोड़ दिया। विज्ञापन अध्याय 96 द ट्रूथ। झो मेई के दिल में ली यी केवल एक ही है जिसे वह अब भरोसा कर सकती है। वह बहुत दुखी महसूस करती थी और इस तथ्य की परवाह किए बिना कि इतने सारे लोग देख रहे थे, वह ली यी पर अपना सिर झुकाती थी और दुखी होकर रोती थी। ली यी महिलाओं को रोते हुए देखकर खड़े नहीं हो सकते। उसने झो मेई को गले लगाया और उसे पीठ पर थपथपाते हुए कहा, ठीक है मेयर, रोना मत, मैं तुम्हें एक और एक खरीदूंगा। लेकिन अब झांग फैंग नामक इस आदमी को अपने कार्यों के लिए भुगतान करना चाहिए। ऐसा कहने के बाद ली यी ने सीधे पुलिस को फोन किया। झांग फैंग, हाँ, क्या आपको लगता है कि मैं आपसे डरता हूँ? एक भद्दे नॉक ऑफ फोन की लागत सबसे अधिक 1000 युआन पर है। पुलिस के लिए एक केस दाखिल करने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। समय आने पर मैं आपको 2000 युआन का भुगतान करूंगा। ली यी ने अपना सिर हिलाया और कहा, अज्ञानता वास्तव में निडर है। लड़का, तुम मेरी महिला के लिए बहुत क्रूर होने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, लड़का, तुम मुसीबत में हो। तुम बड़ी मुसीबत में हो। झांग फैंग, मैं आपकी बहन हूँ। आप मुझे डराने की कोशिश करने के लिए बहुत छोटे हैं। मैं पुलिस से डरता नहीं हूँ, भले ही वे आते हैं। ली यी ने अपना सिर हिला दिया। ये वास्तव में बेवकूफ था। दुनिया में सबसे महंगा मोबाइल फोन, आप कहते हैं कि यह एक नकल है। राइस नूडल रोल शॉप के मालिक ने पहले ही राइस नूडल रोल बना दिया है, लेकिन अब वह नहीं जानता कि क्या उसे उनकी सेवा करनी चाहिए। ली यी ने कहा, बॉस, जब वे तैयार होते हैं तो चावल नूडल रोल्स ले आओ। बॉस एक पल के लिए दंग रह गया और कहा, ठीक है। बॉस ने राइस रोल के 2 सर्विंग्स लाया और उन्हें क्रमशः ली यी और झो मेई के सामने रखा। ली यी ने एक नैपकिन के साथ झो मेई के आंसू पोंछे और कहा, मेयर, चलो पहले चावल नूडल रोल खाएं। जब पुलिस आएगी तो हम इसके बारे में बात करेंगे। झो मेई, अभी भी खा रहे हैं? ली यी, बेशक मुझे खाना है। आप मुझे विशेष रूप से खाने के लिए यहाँ लाए हैं, मैं क्यों नहीं खाऊंगा? आओ, इसे गर्म करते समय खाओ, अन्यथा ये ठंडा होने पर अच्छा स्वाद नहीं होगा। ली यी ने चॉपस्टिक को उठाया, इसे हिलाया, सुई की चटनी और सीजनिंग को समान रूप से मिलाया, चॉपस्टिक के साथ चावल के रोल का एक टुकड़ा उठाया और उसे अपने मुंह में डाल दिया। बहुत स्वादिष्ट। मेयर, आओ और खाओ, ये चावल नूडल रोल वास्तव में स्वादिष्ट है। झो मेई अभी भी दुखी था, लेकिन ली यी को खुले विचारों वाले को देखते हुए उसने भी खाना शुरू कर दिया। उन दोनों ने अपने चावल के रोल को खाने के लिए समाप्त कर दिया था जब सायरन की आवाज दूर से आई थी। स्टोव के सामने एक पुलिस कार रुक गई और 4 अधिकारी बाहर निकल गए। अभी पुलिस को किसने बुलाया? एक पुलिस अधिकारी से पूछा। ली यी ने कहा, हेलो अधिकारी, मैंने पुलिस को फोन किया। क्या चल रहा है? अधिकारी से पूछा। ली यी ने झांग फैंग की ओर इशारा किया और कहा, अधिकारी, उन्होंने जानबूझकर बड़ी मात्रा में संपत्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया। मैं उस पर मुकदमा करने जा रहा हूँ। पुलिस अधिकारी ने झांग फैंग को देखा और पूछा, क्या ये सच है? झांग फैंग ने चकित किया और टूटे हुए फोन पर इशारा किया कि झो मेई ने उठाया था और मेज पर रखा। उन्होंने कहा, हाँ, आप अभी भी बकवास बात करने की हिम्मत करते हैं जब पुलिस यहाँ होती है। अधिकारी, यह वही हुआ है। मैंने सिर्फ उनके टूटे हुए नॉक ऑफ फोन को तोड़ दिया, जानबूझकर बड़ी मात्रा में संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। अधिक से अधिक मैं उन्हें 2000 युआन का भुगतान कर सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह विज्ञापन। ली यी चकली, 2000 युआन? क्या आप जानते हैं कि इस फोन की लागत कितनी है? झांग फैंग, मेरे पास कितना पैसा हो सकता है? यह एक नॉक ऑफ फोन है, 2000 युआन सबसे अधिक। इस समय एक पुलिसकर्मी करीब चला गया और एक नजर डाली, उसकी आंखें अचानक जल गईं। वह नीचे गिरा और टूटे हुए फोन को ध्यान से देखा, फिर सदमे की नजर से स्तब्ध था।
उनसे सवाल करने वाले अधिकारी उनके कप्तान सन हू थे। उन्होंने पूछा, क्या आप इस फोन को जानते हैं कैप्टन? अधिकारी ने कहा, मैं उसे जानता हूँ। मैं उसे पहले नहीं जानता था, लेकिन मैं सिर्फ एक आर्थिक जांच मामले की जांच में सहायता करते हुए पिछले कुछ दिनों में उसे जानने के लिए हुआ। कप्तान, ये फोन अविश्वसनीय है। कैप्टन सन ने कहा, मुझे सस्पेंस में मत रखो, मुझे बताओ इस फोन के साथ क्या हो रहा है। अधिकारी ने कहा, यह एक रिटेल फोन है, एक लग्जरी उत्पाद है। यदि मैं गलत नहीं हूँ तो ये रिटेल सिग्नेचर कोबरा ग्लोबल लिमिटेड संस्करण है, जिसकी कीमत 2890,000 युआन है। कितना? इसे फिर से कहो, कैप्टन सन ने आश्चर्य में पूछा। कैप्टन, इस फोन की कीमत 2.89 मिलियन है। झटका, पाओ, सुस्त, अविश्वसनीय। कैप्टन सन एकमात्र ऐसा व्यक्ति नहीं था जो हैरान था, अन्य 2 पुलिसकर्मी भी हैरान थे। झांग फैंग, सुनना है, ये सिर्फ एक नकली फोन है और आप मुझे बताते हैं कि यह मोबाइल फोन के बीच एक लग्जरी उत्पाद है, लेकिन एक की कीमत लगभग 3 मिलियन है। अधिकारी, गलती मत करो, झांग फैंग ने कहा। ली यी, जैसा कि एक पुलिस अधिकारी से अपेक्षित है, आप अच्छी तरह से सूचित हैं। अधिकारी, आप गलत नहीं हैं, ये वास्तव में वटू कोबरा ग्लोबल लिमिटेड संस्करण है। मैंने इसे 2.89 मिलियन में खरीदा है। क्लर्क ने कहा कि अकेले फोन के बाहर रत्न 1 मिलियन के लायक हैं। झांग फैंग ने घबराकर कहा, बकवास, आप बकवास बात कर रहे हैं। एक सेल फोन की कीमत 2 मिलियन से अधिक हो सकती है। ली यी ने चकित किया और तिरस्कारपूर्वक कहा, सिर्फ इसलिए कि आपने नहीं देखा है कि इसका मतलब यह नहीं है कि यह मौजूद नहीं है। मैं केवल ये कह सकता हूँ कि आप एक कुएं में एक मेढक हैं। आप, झांग फैंग उग्र और नाराज था, आपके पास कोई सबूत नहीं है, कोई रास्ता नहीं है कि मैं इतना पैसा दे सकूं। बेशक इसके लिए कोई सबूत नहीं है। आपको क्या लगता है कि यह क्या है? ली यी अपनी पतलून की जेब में पहुंची और एक चालान निकाला। अधिकारी, यह वह चालान है जिसे मैंने जारी किया था जब मैंने फोन खरीदा था। एक नजर डालें। कैप्टन सन ने इसे लिया, एक नजर डाली, ऑनलाइन इनवॉइस की प्रामाणिकता को सत्यापित किया और फिर सूचना को सत्यापित करने के लिए रिटेल स्टोर को बुलाया। कैप्टन सन ने स्टोर क्लर्क से पुष्टि की कि फोन वास्तव में 2.89 मिलियन का था। ली यी, उन्होंने 2.89 मिलियन युआन के लायक कुछ तोड़ दिया। क्या ये जानबूझकर संपत्ति को नुकसान पहुंचा था? कैप्टन सन ने कहा, हाँ। पुलिस की पुष्टि के बाद पूरे राइस नूडल की दुकान मौन में गिर गई, जिसमें खिड़की के बाहर यातायात की कभी कभार ध्वनि के साथ शांति को तोड़ते हुए विज्ञापन। झांग फैंग का चेहरा सफेद से नीले रंग में बदल गया और फिर नीले से बैंगनी तक। ये स्पष्ट था कि वह इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सका। नहीं, असंभव, ये कैसे सच हो सकता है? झांग फैंग की आवाज कांप रही थी। उन्होंने झो मेई के हाथ में मलबे के ढेर को अविश्वास में देखा। कॉपीकैट फोन, जिसे उन्होंने सिर्फ एक मजाक के रूप में माना था और वास्तव में 2.89 मिलियन की कीमत थी। अगर वह जानता था कि यह इतना महंगा था तो वह कभी भी इसे फेंकने की हिम्मत नहीं करता। यह मोबाइल फोन अपने माता पिता की आय के बराबर है। यदि वे 4 साल तक नहीं खाते या पीते हैं, लेकिन वे कैसे खा सकते हैं या नहीं पी सकते हैं? यदि वे इस फोन को खो देते हैं तो ये कम से कम 6 साल के काम के बराबर होगा। अगर उसके माता पिता जानते थे तो वे उसे मार डालेंगे। नहीं, ये सच नहीं है, झांग फैंग ने खुद से कहा। झो मेई, इस समय झो मेई भी स्तब्ध रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह मोबाइल फोन इतना महंगा होगा। उसने ये भी सोचा कि यह एक नकल फोन था, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि यह 2.89 मिलियन होगा। भाई, ये फोन, क्या यह महंगा है? ली यी ने धीरे से सिर हिलाया, उसकी आंखों में कोमलता और दृढ़ संकल्प का एक संकेत। हाँ मेयर, ये फोन वटू का एक वैश्विक सीमित संस्करण है। दुनिया में केवल 100 हैं। झो मेई था हैरान। मेरा भाई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? वह मुझे एक सेल फोन खरीदने गया और मुझे उसके साथ जाने नहीं दिया। ये पता चला कि वह चिंतित था कि मैं जाऊंगा और पता लगाऊंगा कि सेल फोन बहुत महंगा था और इसे नहीं खरीदता। मूर्ख भाई, मैंने आपके लिए मेरे लिए बहुत अच्छा होने के लिए क्या किया है? आपने बहुत भुगतान किया है और आप अभी भी कुछ भी नहीं कहते हैं। अगर वह झांग फैंग से नहीं मिली होती तो मेयर ने सोचा होता कि यह जीवन भर एक नकली फोन था। इस बारे में सोचते हुए झो मेई ने छुआ और थोड़ा दोषी महसूस किया और ली यी के प्रति उसकी अनुकूलता फिर से बढ़ गई। एक ही समय में एक प्रणाली में ली यी के दिमाग में लग रहा था। कब्जा लक्ष्य झो मेई, अनुकूलता जोड़ 4। कब्जा लक्ष्य झो मेई, अनुकूलता जोड़ 5। वर्तमान अनुकूलता 85 अंक। सच्चाई सीखने के बाद झो मेई को स्थानांतरित कर दिया गया और ली यी के प्रति उसकी अनुकूलता 85 अंकों तक पहुंच गई। ये देखकर झांग फैंग के 3 अनुयायियों ने भी अपनी मुस्कुराहट को रोक दिया। उन्हें एहसास हुआ कि जिन चीजों ने कल्पना की थी उससे कहीं अधिक जटिल थे। उन्होंने एक दूसरे को देखा, उनकी आंखें घबराहट और चिंता से भरी हुई थीं, और फिर झांग फैंग को देखा और पूछा, भाई फैंग, हमें क्या करना चाहिए? कैप्टन सन ने ये देखते हुए झांग फैंग से सख्ती से कहा, आपको जानबूझकर अन्य लोगों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का संदेह है और इसमें शामिल राशि पर्याप्त है। इसने कानून का उल्लंघन किया है। कृपया आगे की जांच के लिए पुलिस स्टेशन पर वापस आएं। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक 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 चिन्ह उद्धरण चिन्ह। झांग फैंग पूरी तरह से भ्रमित और घबरा गया था, न जाने क्या करना है। विज्ञापन अध्याय 97। वास्तव में चाचा, झांग फैंग पूरी तरह से अपना पिछला अहंकार खो चुका था और केवल घबरा गया था। 2.89 मिलियन मुआवजा, मेरे रहने का खर्च केवल 10,000 युआन है। यहाँ तक कि अगर मैं खाना या पीता नहीं हूँ तो भी मुझे इसे भुगतान करने में 24 साल लगेंगे। माता पिता निश्चित रूप से इसे वहन करने में असमर्थ हैं। अगर वह जानता था कि यह भद्दा नॉकऑफ फोन इतना महंगा था तो वह उसे तोड़ने की हिम्मत नहीं करता था, भले ही वह साहस का 10 गुना था। क्या करें? एक असली आदमी झुक सकता है और खिंचाव कर सकता है। मदद के लिए झो मेई से क्यों नहीं पूछा? हो सकता है कि जब से आपने उसे पहले पीछा किया हो तो वह इसे जाने देगी। इस बारे में सोचते हुए झांग फैंग ने झो मेई के सामने नीचे गिरा दिया और कहा, सहपाठी झो मेई, मैं गलत था। मैं इसे फिर कभी नहीं करूंगा। क्या आप मुझे सिर्फ एक बार माफ कर सकते हैं? मैं आपको अब और परेशान नहीं करूंगा। ये पहली बार था जब किसी ने सार्वजनिक रूप से झो मेई के सामने घुटने टेक दिए। झो मेई अचानक घबरा गया था और नहीं जानता था कि क्या करना है। इस बिंदु पर ली यी ने कहा, झांग फैंग, आपकी माफी का क्या मतलब है? जानबूझकर किसी और की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, विशेष रूप से इतनी बड़ी राशि में, न केवल एक नैतिक मुद्दा है बल्कि कानून का उल्लंघन भी है। यहाँ तक कि अगर वह आपको माफ करना चाहती है तो कानून इसकी अनुमति नहीं देगा।
आपको अपने कार्यों के लिए जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता है, दया के लिए दलील देकर जिम्मेदारी से बचने की कोशिश न करें। उद्धरण चिन्ह। झांग फेंग ने कहा, मुझे वास्तव में पता है कि मैं गलत था। कृपया मुझे माफ कर दो। ये देखकर झो मेई को थोड़ा अनिच्छुक लगा, लेकिन वह जानती थी कि यह उसके भाई यी से एक उपहार था। ये सवाल नहीं था कि यह कितना पैसा था, लेकिन ये कि झांग फेंग बहुत अधिक था और इसे सीधे तोड़ दिया। अगर आपके पास कहने के लिए कुछ भी है तो पुलिस स्टेशन पर जाएं, झो मेई ने जवाब दिया। झांग फेंग का चेहरा बहुत बदसूरत लग रहा था। वह केवल गोली को काट सकता था और वास्तविकता को स्वीकार कर सकता था। वह धीरे धीरे खड़ा हो गया और ली यी और झो मेई को देखा। एक जटिल भावना उसकी आंखों में चमकती थी, जिसमें अनिच्छा और पछतावा शामिल था। चावल नूडल खाने वाली भीड़ ने उन सभी के चारों ओर रोल किया और झांग फेंग और उनके 3 अनुयायियों पर बात की। एफ तारांकन के, ये लड़का एक ऐसा बेवकूफ है। वह वास्तव में लगभग 3 मिलियन के मूल्य के एक फोन को तोड़ दिया। मैं कह सकता हूँ कि अज्ञानता आनंद है। वह इसके हकदार हैं। यह नहीं है, क्या वह नहीं जानता कि यह उतना ही महंगा है? यह उतना ही महंगा है। अभी उसे इतना अभिमानी देखकर क्या वह अब डरा हुआ है? मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है कि एक व्यक्ति के रूप में उसके साथ कुछ गड़बड़ है। वह हर समय लड़कियों का पीछा करता है और यहाँ तक कि अगर वे मना करते हैं तब भी वह उन्हें मसल देता है। वह दूसरों को सफल नहीं देख सकता है। यह अजीब होगा अगर ऐसा व्यक्ति एक लड़की प्राप्त कर सकता है। पुलिस स्टेशन द्वारा छीन लिया गया और भीड़ से तिरस्कृत झांग फेंग की मानसिकता में विस्फोट हो गया। उन्होंने हमेशा सोचा था कि वह एक अमीर लड़का है और इस तरह से कभी व्यवहार नहीं किया गया था। अचानक उसने किसी के बारे में सोचा जो उसकी मदद करने में सक्षम हो सकता है। उनके चाचा फेंग डैन ने यूनियन अस्पताल के ऑन्कोलॉजी विभाग में काम किया। उनके पास आमतौर पर लग्जरी कार और विला थे। उसके चाचा निश्चित रूप से उसकी मदद कर सकते थे। विज्ञापन। ये सोचकर झांग फेंग ने तुरंत पुलिस कार में फेंग डैन को बुलाया। चाचा, मुझे बचाओ। फेंग डैन, भतीजा, क्या गलत है? झांग फेंग ने फेंग डैन को स्थिति के बारे में बताया और कहा, चाचा, मुझे मुआवजे में 2.89 मिलियन की आवश्यकता है और मेरे पास इतना पैसा नहीं है। मेरे माता पिता निश्चित रूप से मुझे मौत के घाट उतार देंगे अगर उन्हें पता चला। चाचा, आप केवल वही हैं जो मुझे बचा सकते हैं। जब फेंग डैन ने ये सुना तो उसकी अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। अच्छा काम, आपने मुझे अपने चाचा को आधे साल के लिए नहीं बुलाया है और अब आप आकर 2.89 मिलियन मांगते हैं। क्या आपको लगता है कि मैं एक बैंक चलाता हूँ? क्या भतीजा, मैं आपको स्पष्ट रूप से नहीं सुन सकता। ऐसा लगता है कि मेरे फोन में कुछ गड़बड़ है। मैं आपसे बाद में संपर्क करूंगा। ऐसा कहने के बाद फेंग डैन ने फोन को लटका दिया। झांग फेंग उलझन में लग रहा था। मैं इसे स्पष्ट रूप से सुन सकता हूँ, इसलिए मेरे फोन में कुछ गड़बड़ क्यों है? उसने फिर से फोन किया। हेलो, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर बंद है। क्या शक्ति बंद है? झांग फेंग अवाक था। कुछ ही मिनटों में वापस लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अंत में यह अभी भी बंद है। झांग फेंग के पास अपने माता पिता को बुलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब झांग फेंग की मां को पता चला तो उसने उसे डांटा और कहा, आओ, क्या तुम सिर्फ अपना व्यवहार कर सकते हो? तुम केवल जानते हो कि हमारे लिए परेशानी का कारण कैसे हो। 2.89 मिलियन। क्या आप मुझे और अपने पिता को मारने की कोशिश कर रहे हैं? हमारे पास कोई पैसा नहीं है। झांग फेंग, माँ, मुझे अब क्या करना चाहिए? अगर मैं पैसे वापस नहीं कर सकता तो मैं निश्चित रूप से जेल जाऊंगा। मैंने इसे देखा है। आपराधिक कानून का अनुच्छेद 275 यह निर्धारित करता है कि जो लोग जानबूझकर सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नष्ट करते हैं, यदि शामिल राशि बड़ी है या अन्य गंभीर परिस्थितियां हैं, तो 3 साल से अधिक नहीं, आपराधिक हिरासत या जुर्माना की निश्चित अवधि के कारावास की सजा सुनाई जाएगी। यदि इसमें शामिल राशि बहुत बड़ी है या अन्य विशेष रूप से गंभीर परिस्थितियां हैं, तो सजा 3 साल से कम नहीं और 7 साल से अधिक नहीं की तय की जाएगी। मुझे कम से कम 3 साल की सजा सुनाई जाएगी। विज्ञापन। जब झांग फेंग ने ये कहा तो उसकी मां तुरंत घबरा गई। यदि वह वास्तव में 3 साल के लिए जेल जाता है तो उसका जीवन मूल रूप से बर्बाद हो जाएगा। बेटा, अरे, मैं तुम्हारे चाचा को फोन करूंगा, वह बाद में तुम्हें देखने के लिए पुलिस स्टेशन जाएगा। चाचा, मैंने उसे अभी बुलाया, लेकिन उसने मुझे नजरअंदाज कर दिया। इतने पैसे के साथ यह अजीब है कि वह आपकी परवाह करेगा। ठीक है, इसे भूल जाओ, मैं आपके चाचा को फोन करूंगा। झांग फेंग की मां ने फोन को लटका दिया। उसने तुरंत फेंग डैन का नंबर बुलाया। उसका स्वर चिंता और दलील से भरा हुआ। भाई, आपका भतीजा मुसीबत में है, आपको उसकी मदद करनी होगी। फेंग डैन फोन के दूसरे छोर पर थोड़ा शर्मिंदा लग रहा था, लेकिन पारिवारिक स्नेह के कारण वह अनिच्छा से सहमत हो गई। बहन, जियो फेंग ने मुझे अभी बुलाया और मेरे फोन के साथ कुछ गलत था। उसके साथ क्या हुआ? झांग फेंग की मां ने उत्सुकता से कहा, वह एक बड़ी आपदा का कारण बना है। उसे 2.89 मिलियन युआन का भुगतान करना होगा, अन्यथा वह कम से कम 3 साल के लिए जेल जाएंगे। पहले पुलिस स्टेशन पर जाएं, पैसे का भुगतान करें और उनकी क्षमा प्राप्त करने की कोशिश करें। हम आपके पास पैसा स्थानांतरित करेंगे। फेंग डैन हैरान था और कहा, इतना पैसा? ठीक है बहन, मैं तुरंत पुलिस स्टेशन में भाग लूंगा, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि यह राशि बहुत बड़ी है। इसे हल करना इतना आसान नहीं है। मैं स्थिति की जांच करने के लिए पुलिस स्टेशन जाऊंगा और उसे बोलने में मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। फोन को लटकाने के बाद फेंग डैन ने मिश्रित भावनाओं को महसूस किया। वह झांग फेंग के चरित्र को अच्छी तरह से जानता था। वह अभिमानी और दबंग था और यह घटना स्पष्ट रूप से उसकी अपनी गलती थी, लेकिन एक बड़े के रूप में वह अपने भतीजे को निराशा में गिरते हुए देखने के लिए सहन नहीं कर सका। उसके पास अपने परेशान भतीजे के लिए पुलिस स्टेशन जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पुलिस स्टेशन में ली यी, झो मेई और झांग फेंग सभी वहां थे। 2 पुलिस अधिकारियों के साथ, एक नोट ले रहा था और दूसरा उनके बीच संचार की सुविधा प्रदान करता था। अधिकारी ने स्थिति और प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों को समझाया, फिर कहा, वास्तव में यह मामला गंभीर या मामूली हो सकता है। एक गंभीर स्तर पर यह निश्चित रूप से एक अपराध है। मामूली स्तर पर हम इसे एक नागरिक विवाद के रूप में संभालने की कोशिश करेंगे। मुआवजे का भुगतान किया जाना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? झांग फेंग ने कहा। झो मेई, भाई ली, मैं वास्तव में गलत था। चलो अधिकारी के निर्देशों का पालन करें और एक नागरिक विवाद दायर करें। ठीक है, मुआवजे के लिए मैं आपको एक पैसा कम नहीं दूंगा। 2.89 मिलियन। झो मेई ने कहा। झांग फेंग, वह पहला उपहार था जो भाई यी ने मुझे दिया था और आपने इसे फेंक दिया। ये पैसे के बारे में नहीं है, मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा।
ली यी ने यह भी कहा, मैंने आपको पहले चेतावनी दी थी, आपको इसे छूने के लिए नहीं कहा गया था, अन्यथा आप परिणामों को सहन नहीं कर पाएंगे यदि यह गिरता है। लेकिन आपने नहीं सुना, कोई और तरीका नहीं है, हमें कानून के अनुसार इससे निपटना होगा। झांग फैंग घबरा गया और पुलिस अधिकारी को फिर से देखते हुए या विनती करना जारी रखा, अधिकारी कृपया मुझे उन्हें मनाने में मदद करें। पुलिस अधिकारी, हम सिर्फ मध्यस्थ हैं, अगर हम मध्यस्थता कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम नहीं कर सकते तो कुछ भी नहीं है जो हम कर सकते हैं। झांग फैंग को बेहद अफसोस महसूस हुआ। लंबे समय बाद झांग फैंग के चाचा फैंग डैन आए। जैसे ही फैंग डैन मध्यस्थता कक्ष में चली गई, जब उसने ली यी को देखा तो वह स्तब्ध रह गई। विज्ञापन अध्याय 98 पुण्य के साथ लोगों को जीतना। फैंग डैन की आंखों में आश्चर्य और भ्रम का एक संकेत चमक गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस घटना में दूसरी पार्टी ली यी थी। जब फैंग डैन को आते देखा तो झांग फैंग को तुरंत उतारा गया। वह खड़ा हो गया और चिल्लाया, अंकल यहाँ आओ, बैठ जाओ। फैंग डैन नीचे नहीं बैठे। उसने ली यी को देखा और मदद नहीं कर सकता था, लेकिन अपने लहजे में थोड़ा अविश्वास के साथ, प्रोफेसर ली, यह आप क्यों है? ली यी थोड़ा मुस्कुराया, खड़े हो गए और विनम्रता से फैंग डैन के साथ हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। डॉक्टर फैंग, लंबे समय तक नहीं देखा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम ऐसी परिस्थितियों में मिलेंगे। फैंग डैन ने कहा, हाँ क्या संयोग है, मैं आज अपने भतीजे के कारण यहाँ हूँ। वह युवा और भोला था और वह इतनी परेशानी में पड़ गया, मैं उसकी ओर से आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। झांग फैंग स्तब्ध था। क्या चल रहा है? क्या आपके चाचा इस युवक को जानते हैं? चाचा अभी भी उसे प्रोफेसर ली कहते हैं, बस उसे, वह मेरे जैसी ही उम्र के बारे में है और वह एक प्रोफेसर है। चाचा, क्या आप गलत व्यक्ति को पहचानते हैं? वह इतनी कम उम्र में प्रोफेसर है। झांग फैंग ने पूछा। फैंग डैन ने शाप दिया, आप बी तारांकन 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 डी। मैं अपने चाचा को किसी और के लिए कैसे गलत कर सकता था? आप प्रोफेसर ली से कैसे तुलना कर सकते हैं? वह युवा और वादा कर रहे हैं, पारंपरिक हक्सिया मेडिसिन के शानचिंग विश्वविद्यालय में एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर और पारंपरिक हक्सिया मेडिसिन के एक विशेषज्ञ। आपके विपरीत आप एक बड़े हारने वाले हैं। झांग फैंग बहुत असंतुष्ट था। क्या ये ली यी वास्तव में अच्छा है? अंकल, आप दूसरों की महत्वाकांक्षाओं को क्यों बढ़ा रहे हैं और अपनी खुद की प्रतिष्ठा को नष्ट कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि वह उस महान है, सिवाय इसके कि वह मुझसे लड़कियों को लेने में बेहतर है। जब झो मेई ने ये सुना तो उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। फैंग डैन गुस्से में चिल्लाया, आप बी तारांकन 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 डी। क्या आप जानते हैं कि हमारे विभाग के प्रमुख प्रोफेसर ली के सभी शिष्य हैं? वे लगभग आपके समान हैं। प्रोफेसर ली आकाश में एक ड्रैगन है और आप गंदगी में एक कीड़ा हैं। आप कैसे तुलना कर सकते हैं? झांग फैंग हैरान था। मेरे चाचा यूनियन अस्पताल में एक विशेषज्ञ हैं और पूरे देश में प्रसिद्ध हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उनके विभागों के निदेशक सभी ली यी के प्रशिक्षु हैं। अरे बाप रे, ऐसा कैसे हो सकता है? चाचा, क्या आप मजाक कर रहे हैं? निर्देशक कियान इतना शक्तिशाली है, वह उसका प्रशिक्षु कैसे हो सकता है? झांग फैंग अभी भी इस पर विश्वास नहीं किया। फैंग डैन का चेहरा अंधेरा हो गया और उसने झांग फैंग को चेहरे पर थप्पड़ मारा, ये कहते हुए, आप बी तारांकन 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 डी। आप अभी भी उससे सवाल करने की हिम्मत करते हैं? आप जो बुनियादी शिष्टाचार और सम्मान भी नहीं जानते हैं, आपको उससे सवाल करना क्या है? झांग फैंग ने बहुत पीड़ित महसूस किया। क्या मेरे चाचा मेरे लिए निर्णय लेने के लिए यहाँ नहीं है? जैसे ही आप आते हैं आप खुद को क्यों मारते हैं? वह रोना चाहता है। हालांकि मध्यस्थता कक्ष में इतने सारे लोगों के साथ वह रोने के लिए बहुत शर्मिंदा था और केवल दुखद और उदास महसूस कर सकता था। वास्तव में यह नहीं था कि फैंग डैन वास्तव में अपने भतीजे से निपटना चाहता था, लेकिन वह भी असहज महसूस कर रहा था। यदि वह अच्छा प्रदर्शन नहीं करता है और प्रोफेसर ली निर्देशक कियान के सामने उनके बारे में कुछ बुरा कहते हैं तो वे उपनिदेशक के रूप में परिणामों को भुगतेंगे। ये देखकर ली यी ने धीरे से फैंग डैन के कंधे को थपथपाया, उसे संकेत दिया कि वह बहुत उत्साहित न हो और कहा, निर्देशक फैंग, यह मत करो, ये युवा लोगों के लिए अज्ञानी होना सामान्य है। विज्ञापन। फैंग डैन ने कहा, क्या आपने देखा है? प्रोफेसर ली इतना उदार है। प्रोफेसर ली, मुआवजे के बारे में हम निश्चित रूप से पूरी कीमत का भुगतान करेंगे, साथ ही खोए हुए मजदूरी के लिए 110,000 युआन, जो इसे ठीक 3 मिलियन युआन बनाता है। आप क्या सोचते हैं? ली यी ने झो मेई को देखा और कहा, मेयर, आपको क्या लगता है? ये देखकर कि निर्देशक फैंग कोई था जो ली यी जानता था, झो मेई ने कहा, भाई, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। ली यी ने कहा, ठीक है, मैं आपको आपके द्वारा मांगी गई मुआवजे का भुगतान करूंगा। मैं ऐसा कर रहा हूं क्योंकि निर्देशक फैंग लाओ कियान का अधीनस्थ है, अन्यथा आपके भतीजे को कम से कम 3 साल के लिए जेल जाना होगा। फैंग डैन तुरंत आभारी थे और कहा, धन्यवाद प्रोफेसर ली। फैंग डैन ने इधर उधर हो गए, झांग फैंग की ओर देखा और कहा, जल्दी करो और कोवटो को प्रोफेसर ली के लिए और उसे धन्यवाद। झांग फैंग जानता था कि उसे जेल नहीं जाना होगा और उसके दिल में भारी पत्थर अचानक जमीन पर गिर गया। उन्होंने तुरंत ली यी के सामने घुटने टेक दिए और कहा, प्रोफेसर ली, आपकी विशालता के लिए धन्यवाद। ली यी, ठीक है, उठो। तभी झांग फैंग ने उठने की हिम्मत की। फैंग डैन, प्रोफेसर ली, आपका कार्ड नंबर क्या है? मैं तुरंत मुआवजा स्थानांतरित करूंगा। ली यी, कृपया इसे झो मेई को पास करें। झो मेई, भाई, मैं इसे आपके पास स्थानांतरित करूंगा, ये बहुत पैसा है। ली यी, यह मूल रूप से आपको दिया गया था, इसे रखो। झो मेई ने अभी भी इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। झो मेई ने इसे स्वीकार करने से पहले ली यी ने इसे 2 बार दोहराया। 3 मिलियन सीधे झो मेई के बैंक कार्ड में स्थानांतरित हो गए। झो मेई ने कार्ड में 13 मिलियन से अधिक युआन के संतुलन को देखा, जैसे कि वह सपना देख रही थी। बहुत पहले नहीं, मैं अभी भी 100,000 युआन के बारे में चिंतित था। अब कार्ड में 13 मिलियन हैं। ये सभी बदलाव भाई ली यी से मिले जाने के बाद हुए। भाई ली यी बस मेरा भाग्यशाली स्टार है। इसके अलावा भाई ली यी मेरे लिए इतना अच्छा था कि उसने मुझे सीधे 3 मिलियन दिया। भाई ली यी मुझे पसंद करना चाहिए। भाई मायो आपको भी पसंद करता है। ये सोचकर झो मेई की ली यी के प्रति अनुकूलता फिर से बढ़ गई। कब्जा लक्ष्य झो मेई, अनुकूलता जोड़ 5, वर्तमान अनुकूलता 90 अंक। ली यी प्रसन्न थे। अनुकूलता की यह लहर अच्छी तरह से अर्जित की गई थी। ऐसा लगता था कि 3 मिलियन झो मेई को दिए गए थे, लेकिन वास्तव में वह एक मोबाइल फोन खरीदने के लिए 3 मिलियन खर्च कर सकते थे। जब रणनीति पैसे लौटाती है तो ली यी की आय स्वाभाविक रूप से कम नहीं होगी।
फैंग डैन ने चुपके से राहत की सांस ली और साथ ही उन्होंने ली यी के चीजों को और भी संभालने के तरीके की प्रशंसा की। आज के मामले को ली यी की भव्यता और मानवीय संबंधों की उचित हैंडलिंग के लिए आसानी से धन्यवाद दिया गया था। विज्ञापन। प्रोफेसर ली, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस घटना ने न केवल मेरे भतीजे को जेल से बचाया बल्कि हमारे परिवार को एक आपदा से भी रोका। भविष्य में हम निश्चित रूप से उसे अच्छी तरह से अनुशासित करेंगे और उसे फिर कभी परेशानी का कारण बनने देंगे, फैंग डैन ने ईमानदारी से कहा, अपने स्वर में आभार और विस्मय के संकेत के साथ। ली यी ने थोड़ा मुस्कुराया, अपना हाथ लहराया और कहा, निर्देशक फैंग, आप बहुत विनम्र हैं। हालांकि मुझे ये भी उम्मीद है कि झांग फैंग वास्तव में इस घटना से एक सबक सीख सकता है, दूसरों का सम्मान करना सीख सकता है और सलाह सुनना सीख सकता है। झांग फैंग ने मिश्रित भावनाओं को महसूस करते हुए किनारे से सुना। प्रोफेसर ली, चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से आज सबक याद रखूंगा और फिर से कभी भी इस तरह की गलती नहीं करूंगा, झांग फैंग ने गंभीरता से कहा। ली यी ने सिर हिलाया, फिर झो मेई की ओर देखा और कहा, क्या आप अभी भी भविष्य में उसे पकाएंगे? यदि झांग फैंग अभी भी अपनी स्थिति को नहीं समझता है तो वह बेवकूफ होगा। ली यी एक ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति है, इसलिए झो मेई को आगे बढ़ाने की उसकी बारी नहीं है। ये सोचकर झांग फैंग ने जल्दबाजी में अपना सिर हिला दिया। इस बार वह वास्तव में आश्वस्त था। नहीं, बिल्कुल नहीं। झो मेई को ये सुनकर उसके दिल में एक गर्म भावना महसूस हुई। उसने ली यी को कृतज्ञतापूर्वक देखा और धीरे से कहा, धन्यवाद भाई। जैसा कि मामले को सफलतापूर्वक हल किया गया था, मध्यस्थता कक्ष में वातावरण में आराम हुआ। पुलिस ने मध्यस्थता पत्र लिखने के बाद उन्होंने उन्हें इस पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा और फिर पुलिस स्टेशन छोड़ दिया। बाहर जाने के बाद ली यी ने एक टैक्सी ली और झो मेई को सीधे वटू मोबाइल फोन स्टोर पर ले गए। ली यी को फिर से देखकर मोबाइल फोन स्टोर का क्लर्क तुरंत आ गया। सर, आपका फोन कैसा था? ली यी, अगर यह टूट जाता है तो एक और एक खरीदें। क्लर्क थोड़ा संदेह था, इस तरह के एक महंगे फोन को टुकड़ों में कैसे तोड़ दिया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। ली यी ने उसे टूटी हुई तस्वीरें सौंपी। फोन। क्लर्क तब स्तब्ध था जब उसने देखा कि 2.89 मिलियन युआन फोन वास्तव में टुकड़ों में धराशायी हो गया था। यह दुकान के सहायक थोड़े असंगत थे और नहीं जानते थे कि क्या कहना है। ली यी, ठीक है, मुझे उस तरह एक और फोन दें। झो मेई, भाई नहीं, उन्होंने इसके लिए भुगतान किया, हम इस फोन को खरीदना नहीं चाहते हैं, ये बहुत महंगा है। ली यी, नहीं, मैं इसे आपके लिए खरीदूंगा, चाहे वह कितना भी महंगा क्यों न हो। बस मजाक कर रहे हैं, मुझे सिस्टम के पैसे का उपयोग करने की आवश्यकता है, मुझे इसे खर्च करने से रोकें। 10 मिनट बाद झो मेई ने वटू से एक और टॉप ऑफ द लाइन मोबाइल फोन प्राप्त किया। इस बार वह पहले की तरह आकस्मिक नहीं थी। उसने महसूस किया कि फोन उसके हाथ में भारी था, उसे थोड़ा सा टक्कर देने से डरता था, मुख्यतः क्योंकि वह अब फोन का मूल्य जानती थी। क्लर्क ने चेतावनी दी, सर, मैडम, कृपया सावधान रहें, आपने पहले से ही हुआवेई सेक्शन में केवल 2 फोन खरीद लिए हैं, यदि आप उन्हें फिर से छोड़ देते हैं तो पूरा हुआवेई सेक्शन बेचा जाएगा। झो मेई, ठीक है, मैं निश्चित रूप से इसका अच्छा ख्याल रखूंगा। ली यी मुस्कुराया और कहा, मेयर, बस अभी नॉक ऑफ फोन का उपयोग करें, यदि आप इसे तोड़ते हैं तो मैं आपको एक और खरीदूंगा। झो मेई, यह नहीं करेगा, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। वे दोनों मोबाइल फोन की दुकान से बाहर चले गए, बात कर रहे थे और हंस रहे थे। डिंग डोंग, ली यी का फोन बजा। उन्होंने इसे खोला और एक वेछा संदेश देखा। उसका मूड अचानक थोड़ा परेशान हो गया। विज्ञापन। अध्याय 99, बस दरवाजे पर लेकिन प्रवेश नहीं करना। वीचैट संदेश ली जियांगवान द्वारा भेजा गया था। आप कहाँ हैं, ली जियांगवान? ली यी स्वाभाविक रूप से उसकी एक छाप की। उसने हुक्सिया पीपुल्स पब्लिक सिक्योरिटी यूनिवर्सिटी से स्नातक किया और अब शनचेंग सिटी पुलिस विभाग में काम करता है। पिछली बार झाओ किंगिया ने रात में वैन लुटेरों का सामना किया। ली यी ने कार्रवाई की, उनमें से कई को गंभीर रूप से घायल कर दिया और झाओ किंगिया को बचाया। जब वह पुलिस स्टेशन गया तो यह मामला था कि ली जियांगवान के प्रभारी थे। ली जियांगवान बहुत सुंदर है, खासकर जब वह एक वर्दी पहनती है तो उसके पास एक अनोखा और वीरतापूर्ण प्रदर्शन होता है। ली यी अवाक था, क्या अभी तक मामला हल नहीं किया गया है? कुछ भी नहीं होने जा रहा है ना? अधिकारी ली, मैं बीजिंग में एक व्यावसायिक यात्रा पर हूँ, क्या कुछ ऐसा है जिसकी मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? ली यी ने जवाब दिया। ली जियांगवान ने जल्दी से जवाब दिया, आप अभी भी शानचेंग विश्वविद्यालय में एक छात्र हैं, आप एक व्यवसाय यात्रा पर बीजिंग क्यों जा रहे हैं? क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? ली यी, यह एक व्यावसायिक यात्रा है। ली जियांगवान ने जवाब नहीं दिया, लेकिन सीधे ली यी की स्थिति का पता लगाने के लिए समर्पित प्रणाली को बुलाया। जल्द ही उसे पता चला कि ली यी वास्तव में बीजिंग में था। आप वास्तव में बीजिंग गए थे, मुझे एक पेकिंग डक और किंगफिंग स्टीम्ड बंस वापस लाओ। ली यी, क्या आपने नहीं कहा कि आपको विश्वास नहीं था कि मैं बीजिंग गया था? ली जियांगवान, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं आपको मानता हूँ। ली यी ने इस पर विश्वास नहीं किया, उन्होंने अनुमान लगाया कि स्थिति के तरीकों का उपयोग किया गया होगा। कुआ, ली यी ने आहें भरी। पुलिस वुमन के साथ बातचीत करना वास्तव में परेशानी भरा था। वह हमेशा उसका पता लगाएगी। अगर वह उसके करीब पहुंच गया तो क्या वह अपनी सारी गोपनीयता नहीं खोएगा? अगर वह वास्तव में खुद की जांच करना चाहती है तो क्या वह खुद की पूरी जांच नहीं करेगी? ली यी को चौंका दिया गया और सोचा कि इस लड़की से कुछ दूरी बनाए रखना बेहतर होगा ताकि सिस्टम रिवॉर्ड्स के लिए खुद को परेशानी में न मिले। ली यी, अधिकारी ली, क्या चल रहा है? ली जियांगवान, मेरे पास आपके बारे में बात करने के लिए कुछ है। उन गैंगस्टर्स जिन्हें आपने पिछली बार घायल कर लिया था, जांच के बाद हमें पता चला कि वे एक डकैती और हत्या के मामले में संदिग्ध थे जो वर्षों से चल रहे थे। उन्होंने कबूल किया है। हमारे नेताओं ने कहा कि आपने पुलिस को एक प्रमुख मामले को हल करने में मदद की जो 10 साल तक अनसुलझा रहा, और उन्होंने आपको शनचेंग के शीर्ष 10 सबसे अधिक चुनने वाले नागरिकों में से एक के रूप में सराहना करने का फैसला किया है। यदि आप शनचेंग में हैं तो आओ और कल के बाद पुरस्कार का दावा करें। उद्धरण चिन्ह। हो, ली यी थोड़ा भ्रमित था। क्या ये ठीक है? उसने बस कुछ लोगों को पीटा और वह एक हत्या के मामले में शामिल एक भगोड़ा बन गया जो 10 साल तक चला। ठीक है, भाई वास्तव में चुना हुआ है। विज्ञापन। धन्यवाद अधिकारी ली और आपका नेतृत्व, लेकिन मैं कम से कम एक सप्ताह के लिए शानचेंग में वापस नहीं आऊंगा। कृपया मेरे लिए प्रशंसा नोटिस और प्रमाण पत्र एकत्र करें। समय आने पर मैं उन्हें लेने के लिए वापस आऊंगा। ली जियांगवान, ठीक है, मैं एक तस्वीर लूंगा और आपको भेजूंगा।
मुझे आशा है कि आप एक देखभाल करने वाले नागरिक बने रहेंगे। चित्र 1, आकृति 2, चित्र 3। ली जियांगवान ने एक पंक्ति में 6 तस्वीरें भेजी, जिसमें शहर व्यापी प्रशंसा दस्तावेज और एक प्रमाण पत्र शामिल हैं। ली ही मुस्कुराया और फोटो को एल्बम में सहेजा। बहुत बहुत धन्यवाद। जब मैं वापस आता हूँ तो मैं आपको भुना हुआ बत्तख और बंस लाऊंगा। धन्यवाद, ली जियांगवान ने जवाब दिया और एक खुश इमोटिकॉन भेजा। ली ही ने फिर कभी जवाब नहीं दिया। अगले सप्ताह के लिए ली ही बीजिंग में रुके। एक ही समय में झांग यफी और झो मेई की मां का इलाज किया। जब ली ही स्वतंत्र होती है तो वह वेचैट संदेशों को उन लक्ष्यों में भेजती है जिनके साथ उनके संपर्क में रहने के लिए एक उच्च आत्मीयता है। हालांकि 2 लोग थे, उन्होंने कभी संपर्क करने की पहल नहीं की। एक पूर्व प्रेमिका चेन कियान है। ली ही वास्तव में उसके द्वारा चोट लगी थी, इसलिए वह उस पर ध्यान नहीं देना चाहता था। भले ही चेन कियान ने उसे दर्जनों संदेश भेजे, लेकिन उसने उनमें से किसी को भी जवाब नहीं दिया। एक और एक झो युओक्सी है जो शनचेंग विश्वविद्यालय की कैंपस ड्यूटी है। मूल रूप से झो युओक्सी के साथ ली ही की अनुकूलता 90 अंकों तक पहुंच गई थी, लेकिन कौन जानता था कि वह वांग शुई द्वारा पकड़ा गया था जब वह बहनों झाओ किंगिया और झाओ किंगचुन के साथ एक होटल में रहा था। वांग शुआई ने झो युओक्सी को ली ही की एक तस्वीर भेजा जो 2 खूबसूरत लड़कियों को एक होटल में जांचने के लिए ले गई, जिससे तुरंत झो युओक्सी के लिए 20 अंकों की गिरावट आई। ली ही को यह पता नहीं चला कि उसे कैसे समझा जाए। यदि आप इस तरह की बात नहीं समझाते हैं तो ये ठीक है। एक बार जब आप समझाने की पहल करते हैं तो लड़की स्वाभाविक रूप से सोचती है कि आप गलत हैं और यह आपकी गलती है। समझाने से परिणाम को समझाने से भी बदतर हो जाएगा। इसलिए ली ही ने झो युओक्सी से संपर्क करने की पहल कभी नहीं ली। झो युओक्सी हमेशा गुस्से में थे और ली ही से संपर्क करने की पहल नहीं की। हर बार जब वह ली ही को दोषी ठहराने की पहल करना चाहती थी तो वह सोचती थी कि वह उसकी प्रेमिका नहीं थी और उसने कभी भी अपनी भावनाओं को कबूल नहीं किया था, इसलिए वह उसे कैसे दोषी ठहरा सकती थी। यदि नाम सही नहीं है तो शब्द सुचारू नहीं होंगे। इसलिए 10 दिन से अधिक बीत चुके हैं और दोनों में से किसी ने भी दूसरे को एक संदेश नहीं भेजा है। हालांकि यह कोई समाधान नहीं है। विज्ञापन। इस दिन अपना काम खत्म करने के बाद ली ही होटल में नर्म बड़े बिस्तर पर लेट गए और डॉइन को देखा। आधे घंटे तक ब्रश करने के बाद ली ही ने झो युओक्सी पाया। झो युओक्सी वर्तमान में लाइव प्रसारण कर रहा है। लाइव प्रसारण कक्ष में लोगों की संख्या पहले की तुलना में बहुत कम है, लेकिन निश्चित रूप से यह साधारण एंकरों की तुलना में बहुत बेहतर है। एक ही समय में ऑनलाइन 30,000 से अधिक लोग हैं। ली ही ने देखने के लिए क्लिक नहीं किया, लेकिन दरवाजे पर झांक दिया। वह अब डॉइंग का सर्वोच्च स्तर का उपयोग करता है। एक बार जब आप लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में क्लिक करते हैं तो एक विशेष प्रभाव होगा और लाइव प्रसारण कक्ष में सभी को तुरंत एहसास होगा कि श्री वुल्फ आ चुके हैं। सौभाग्य से जब तक आप क्लिक नहीं करते हैं तो आपको खोजा नहीं जाएगा यदि आप दरवाजे पर झांकते हैं। झो युओक्सी को बर्फ सफेद शिफॉन ड्रेस में नृत्य करते देखा गया था। उसकी पोशाक का हिम हल्का और बह रहा था, जैसे सुबह की रोशनी में धूप, गर्म और उज्जवल। झो युओक्सी ने अपने लंबे बालों को बालों के सामान के साथ बांध दिया और हवा के कुछ किस्में हवा में नृत्य करती हैं, थोड़ा चपलता जोड़ते हैं, जो उसके सुंदर चेहरे के साथ विपरीत था और उसे और अधिक असाधारण बना दिया। उसने एक परी की तरह लाइव प्रसारण कक्ष में नृत्य किया जो मानव दुनिया में भटक गया था। वह लुभावनी सुंदर थी और हर आंदोलन बहुत सुंदर और सुंदर था। ली ही इस दृष्टि से इतना मोहित हो गया था कि उसने खुद को म्यूट कर दिया, जैसा कि लुओ शी से उम्मीद थी। वह बहुत सुंदर है। झो युओक्सी शनचेंग विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ आर्ट्स के नृत्य विभाग में एक नर्तक हैं, जो एक राष्ट्रीय दूसरे स्तर के नर्तक, स्कूल डांस टीम के कप्तान और स्कूल चीयरलीडिंग टीम के कप्तान हैं। वह एक अद्वितीय स्वभाव के साथ पैदा हुई है। लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में दर्शक बहुत उत्साहित थे, छोटे उपहारों को नॉन स्टॉप भेजते हुए, और लाइव प्रसारण कक्ष में उपशीर्षक एक के बाद एक जारी रहा। सुश्री युओक्सी बहुत सुंदर है। वह स्वर्ग से एक परी की तरह है। सुश्री युओक्सी सुंदर है और खूबसूरती से नृत्य करती है। यह आंखों के लिए एक दावत है, जिसके बारे में बोलते हुए मैंने बॉस लैंग के कारण युओक्सी का अनुसरण करना शुरू कर दिया था। अगर बॉस लैंग ने पिछली बार युओक्सी को एक बड़ा इनाम नहीं दिया था तो मुझे नहीं पता होगा कि इतना सुंदर और प्रतिभाशाली लंगर था। क्या संयोग है, मैं भी सहपाठी लुओ शी की श्री लैंग पर ध्यान दे रहा है। वैसे मैंने 10 दिनों में श्री लैंग को नहीं देखा है। मिस्टर लैंग के साथ क्या व्यस्त है? श्री युओक्सी लाइव प्रसारण देखने के लिए क्यों नहीं आए? यह सही है, श्री वुल्फ बहुत निर्मम है। पिछली बार एक बार सहपाठी लुओ शी को पुरस्कृत करने के बाद वह फिर कभी नहीं आया। क्या ऐसा हो सकता है कि श्री वुल्फ ने अपना मन बदल दिया हो? मुझे ये पता है, कुछ समय पहले शनचेंग यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रेडिशनल हक्सिया मेडिसिन की एक लड़की लाइव स्ट्रीमिंग थी और वुल्फ बॉस ने उसे लगातार 3 दिनों तक पुरस्कृत किया, जिससे उसे 20 मिलियन युआन एक दिन में कुल 60 मिलियन युआन के लिए दिया गया। वुल्फ बॉस ने स्पष्ट रूप से उस लड़की को और अधिक पसंद किया। काश हम कुछ भी नहीं कर सकते। श्री लैंग बहुत समृद्ध है, इसलिए उसे बहुत सारी सुंदर लड़कियों से घिरा होना चाहिए। युओक्सी स्वाभाविक रूप से सुंदर है, लेकिन अन्य लोग भी बुरे नहीं हैं। आओ युओक्सी, हम हमेशा आपका समर्थन करेंगे। वास्तव में झो युओक्सी भी इन उपशीर्षक को पढ़ता है क्योंकि वह दर्शकों के साथ बातचीत करना चाहता है। ये देखकर उसका दिल अचानक बहुत असहज हो गया। हाँ, आप ली ही से नाराज क्यों हैं? वह बहुत समृद्ध है। ये कैसे हो सकता है कि मैं उसके आसपास की एकमात्र सुंदर लड़की हूँ? क्या वांग कांगकोंग हर कुछ महीनों में अपनी प्रेमिका को नहीं बदलता है? ली ही की अभी तक कोई प्रेमिका नहीं है, इसलिए क्या उसके लिए अन्य लड़कियों को डेट करना सामान्य नहीं है? विज्ञापन। अध्याय 100। वह वापस आ गया है। मैंने उसे 10 दिनों से अधिक समय तक एक संदेश नहीं भेजा है। सच कहूं तो मैं गलत महसूस करता हूं। उन्होंने मुझे 20 मिलियन का इनाम दिया और मुझे 80 मिलियन का पूरी तरह से सुसज्जित विला खरीदा। यह एक ऐसा इलाज है जो किसी अन्य लड़की के पास नहीं है। मुझे उसके साथ ऐसा उपद्रव क्यों करना चाहिए? ये वास्तव में ऐसा नहीं होना चाहिए। झो युओक्सी ने महसूस किया कि वह गलत था। हालांकि जब उसने ली ही को एक संदेश भेजने के लिए पहल करने के बारे में सोचा तो वह परेशान महसूस कर रही थी। फोटो वांग शुआई ने उसे ली ही की जांच करते हुए 2 लड़कियों के साथ एक होटल में जांच की थी। उसके दिल में एक कांटे की तरह था। जब भी वह ली ही को एक संदेश भेजना चाहती थी तो वह फोटो के बारे में सोचती थी और फिर वह महसूस करती थी कि वह उससे संपर्क करे और उससे संपर्क नहीं करना चाहती। इस बार भी यही सच है। उसके दिमाग के दूर जाने के बाद झो युओक्सी लाइव प्रसारण के दौरान थोड़ा चकित था। एंकर, आप क्यों बाहर लगते हैं?
आपके साथ क्या गलत है? ये और क्या हो सकता है? लंगर, हाल ही में इस तरह से बहुत कुछ है। वह श्री वुल्फ को याद कर रहा होगा। काश यह मिस्टर वुल्फ इतना हृदयहीन है। उसे एक नया प्यार है और वह अब हमारे सहपाठी लुओशी के बारे में परवाह नहीं करता है। तो एक लड़की जो एक धनी परिवार में शादी करती है, जरूरी नहीं है, क्योंकि एक धनी पति के प्यार को कई महिलाओं द्वारा साझा किया जाना तय है। लाइव प्रसारण कक्ष में चर्चा बहुत गर्म थी। इन चर्चाओं को देखते हुए जो लुओक्सी एक और भी बदतर स्थिति में था। ली ही दरवाजे पर स्क्रीन पर झांक रहा था, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से ये सब देखा। क्या लुओशी कई बार लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में इस तरह से रहा है? ओह, ऐसा लगता है कि मैं भी जिम्मेदार हूँ, ली ही ने सोचा। हम चीजों को इस तरह से नहीं जाने दे सकते, अन्यथा अनुकूलता आगे बढ़ सकती है। जो लुओक्सी ने भारी राशि का निवेश किया है, वह पहले ही देवी रणनीति पर 100 मिलियन युआन खर्च कर चुकी हैं। यदि रणनीति सफल होती है तो वह कैशबैक के बाद 50 मिलियन युआन का एक बड़ा लाभ कमाएगी, जो एक बहुत बड़ा भाग्य है। इसलिए जो लुओक्सी को पकड़ लिया जाना चाहिए, फिर अपने आप को गतिरोध को तोड़ने दें। इस बारे में सोचकर ली ही ने जल्दी से अपने डोइंग खाते को रिचार्ज कर दिया। 10 मिनट बाद ली ही ने डोइंग को 1 और 30 मिलियन युआन के साथ रिचार्ज किया। पर्याप्त गोला बारूद है, हम चार्ज कर सकते हैं। मेरे डियर्स, मैं आज थोड़ा थक गया हूँ। मैं हवा से उतरना चाहता हूँ और अगली बार शो जारी रखना चाहता हूँ, जो लुओक्सी ने लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में कहा। वह शो जारी नहीं रखना चाहती थी। उसका लाइव स्ट्रीमिंग से पैसे कमाने का कोई इरादा नहीं था। उसने जब भी याद किया तो उसने इसे रुक रुक कर किया। अचानक एक विशाल रोमांटिक गाड़ी विशेष प्रभाव लाइव प्रसारण स्क्रीन पर दिखाई दिया। ली ही ने लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में प्रवेश किया और डॉइन ने शीर्ष स्तर के बॉस को पर्याप्त चेहरा दिया। जो लुओक्सी एक पल के लिए दंग रह गया। उसने लंबे समय से खोए हुए अभी तक परिचित नाम देखा, प्यारा बड़ा बुरा भेड़िया। लाइव प्रसारण कक्ष में दर्शकों को तुरंत उत्साहित किया गया था। ओह माय गॉड, बॉस वुल्फ वापस आ गया है। अच्छा लड़का, ये श्री वुल्फ खुद है, अन्यथा यह विशेष प्रभाव नहीं होगा। विज्ञापन, ये कौन था जो अभी कहा गया था कि श्री लैंग चंचल हैं और सहपाठी लुओक्सी के बारे में भूल गए हैं? बाहर आओ और अपनी सजा को स्वीकार करें। ओह मेरी अच्छाई, भेड़िया के 10 दिनों से अधिक समय तक गायब हो गया। वह लुओक्सी के लिव स्ट्रीम रूम में पहुंचे। उद्धरण चिन्ह, आपका स्वागत है श्री वुल्फ, आपका स्वागत है श्री वुल्फ, आपका स्वागत है श्री वुल्फ। श्री वुल्फ की वापसी का स्वागत करने के लिए हजारों उपशीर्षक भेजे गए। जो लुओक्सी का दिल कांप गया। ली ही खुद को नहीं भूल पाए हैं। ली ही कोई और समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने एक लाइन टाइप की और उसे भेजा। लुओक्सी, लंबे समय तक नहीं देखा, मैं आपको बहुत याद करता हूँ। क्या हम एक साथ नृत्य कर सकते हैं? जो लुओक्सी एक ही समय में रोना और हंसना चाहता था। वह लंबे समय से ली ही से चूक गई थी। इस समय ली ही ने पहले गतिरोध को तोड़ दिया। उसके दिल में कांटा बाहर निकाला जा रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम बुरे आदमी, मैं कूद नहीं हूँ, तुम देर से हो, तुम इसके लायक हो। जब सभी ने ये देखा तो वे हैरान थे। मेजबान मिस्टर वुल्फ के साथ छेड़खानी कर रहा था। हे भगवान, ऐसा लगता है कि मेजबान और श्री वुल्फ का एक विशेष संबंध है। वे एक दूसरे को निजी तौर पर नहीं जानते हैं क्या? वे अच्छा आदमी। लाइव प्रसारण कक्ष में छेड़खानी। बॉस वुल्फ, अब जबकि हम यहाँ हैं, मेजबान हमें थोड़ा टिप दिए बिना कैसे नृत्य कर सकता है? यह सही है, कम से कम 1 मिलियन का इनाम दें। श्री वुल्फ, यह आप पर निर्भर है। ली ही ने जवाब दिया। सुश्री लुओक्सी इतनी इनायत से नृत्य करती हैं, आप उसे इस दुनिया में कितनी बार देख सकते हैं? 1 मिलियन उसके लिए पर्याप्त नहीं है। बोलने के बाद ली ही ने सीधे पुरस्कार देना शुरू कर दिया। प्यारा बिग बैड वुल्फ, दूर रहने वाले कार्निवल X1 देता है। लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में 30,000 से अधिक दर्शक खुश हुए और टिप्पणियों में एक ज्वार की तरह बाढ़ आ गई। कार्निवल, ये कार्निवल है। बॉस वुल्फ फिर से टिप्स दे रहा है। बॉस वुल्फ फिर से दिखा रहा है। बॉस वुल्फ ने कहा कि 1 मिलियन पर्याप्त नहीं है। क्या वे 10 मिलियन के साथ शुरू करने जा रहे हैं? बेशक, अन्यथा हम वुल्फ जनरल की पहचान के योग्य कैसे हो सकते हैं? मैं बहुत उत्साहित हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि मिस्टर वुल्फ आज कितना इनाम देंगे। पहले कार्निवल के बाहर दिए जाने के बाद ली ही ने कभी भी पुरस्कार देना बंद नहीं किया, जिससे उन्हें जितनी जल्दी हो सके, इससे पहले कि जो लुओक्सी प्रतिक्रिया कर सके, ली ही ने 3 और कार्निवल भेजे। प्यारा बड़ा बुरा भेड़िया, मुफ्त लंगर कार्निवल X2, प्यारा बड़ा बुरा भेड़िया, उपहार लंगर कार्निवल X3, प्यारा बड़ा बुरा भेड़िया, मुफ्त लंगर कार्निवल X4। विज्ञापन कुछ ही मिनटों में ली ही ने सैकड़ों कार्निवल भेजे। प्यारा बिग बैड वुल्फ, एंकर कार्निवल गुना 98 प्रस्तुत करता है। प्यारा बिग बैड वुल्फ, एंकर कार्निवल गुना 99 देता है। प्यारा बिग बैड वुल्फ, दूर रहने वाले कार्निवल X100 देता है। जो लुओक्सी ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की। वह उम्मीद नहीं करती थी कि ली ही ने पहुंचते ही उसे इनाम दिया। टिप के लिए धन्यवाद मिस्टर वुल्फ। हालांकि मिस्टर वुल्फ को किसी और टिप्स की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी मैं आपके लिए नृत्य करूंगा। यह नृत्य मिस्टर वुल्फ के लिए है। ये कहने के बाद जो लुओक्सी खुश हो गया और नाचने लगा। जो लुओक्सी ने धीरे धीरे तेज धुन पर नृत्य किया। प्रत्येक आंदोलन ने लालित्य और चपलता का खुलासा किया, एक युवा हवा और हंसमुख लय के साथ। लोगों ने पाया कि जब भेड़िया आसपास था तो लुओक्सी का नृत्य अधिक सुंदर हो गया। लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में दर्शकों को गहराई से आकर्षित किया गया और उनकी प्रशंसा व्यक्त करने के लिए टिप्पणियों के बहिराज भेजे गए। मेजबान इतनी अच्छी तरह से नृत्य करता है, वह पृथ्वी पर उतरने वाली एक परी की तरह है। बॉस लैंग, यह इनाम बिल्कुल इसके लायक है। लुओशी के नृत्य को देखें, ये बहुत सुंदर है। बॉस लैंग और सहपाठी लुओशी, एक प्रतिभाशाली है और दूसरा अमीर है। वे इस तरह के एक आदर्श मैच हैं। हा, आप बहुत मजा किया है। वैसे क्या आपने देखा है कि सहपाठी लुओक्सी का नृत्य पहले से बेहतर है? बेशक, भेड़िया हमेशा वहाँ है, इसलिए हमें अच्छी तरह से नृत्य करना होगा। लुओक्सी को देखो, वह बहुत बेहतर आकार में है। ली ही ने स्क्रीन पर जो लुओक्सी को देखा और उसके मुंह के कोने अनजाने में बढ़ गए। वह जानता था कि यह नृत्य न केवल उसे इनाम के लिए धन्यवाद देने के लिए था, बल्कि जो लुओक्सी की भावनाओं की एक रिहाई और प्रतिक्रिया भी थी, जो उनके बीच के गतिरोध को तोड़ती थी, जो 10 दिनों से अधिक समय तक चली थी। ली ही रुक नहीं गए और पुरस्कार देना जारी रखा। आधे घंटे बाद दर्शकों को चौंक गया। लवली बिग बैड वुल्फ, गिफ्ट एंकर कार्निवल गुना 3332। लवली बिग बैड वुल्फ, एंकर कार्निवल गुना 3333 प्रस्तुत करता है। लवली बिग बैड वुल्फ, गिफ्ट एंकर कार्निवल गुना 3334। ली ही ने 3334 कार्निवल दिए हैं, जो नकद में 10 मिलियन से अधिक के बराबर है।
ओह माय गॉड, मिस्टर वुल्फ बहुत अमीर हैं। वह पहले से ही 10 मिलियन से अधिक मूल्य की हैं। कार्निवल। ओह माय गॉड, मिस्टर वुल्फ बहुत अभिमानी हैं। उन्होंने कहा कि लुओक्सी का नृत्य कौशल 1 मिलियन से अधिक का होना चाहिए और वह अपने वचन के लिए सच है। लेकिन श्री वुल्फ कितना पुरस्कृत करना चाहते हैं? मैंने पैटर्न को संक्षेप में प्रस्तुत किया है। जब भी बॉस वुल्फ एक कदम उठाता है तो वह आमतौर पर 20 मिलियन देता है। मैं अनुमान लगा रहा हूं कि बॉस वुल्फ निश्चित रूप से आज भी 20 मिलियन दे देगा। जो लुओक्सी अब आश्चर्यचकित नहीं था। वह जानती थी कि ली ये बहुत अमीर थी, लेकिन वह अभी भी बहुत खुश थी कि इस तरह का इनाम उसे सबसे चकाचौंध वाला व्यक्ति बना देगा। इनाम के लिए भाई वुल्फ धन्यवाद। मैं तुमसे प्यार करता हूँ मोह। जो लुओक्सी वास्तव में खुश था, एक फूल की तरह मुस्कुराते हुए। इस समय जो लुओक्सी के लाइव ब्रॉडकास्ट रूम को ऑनलाइन देखने वाले लोगों की संख्या सीधे 260,000 से अधिक हो गई। दृढ़ता से प्रति घंटा रैंकिंग सूची में पहली बार रैंकिंग और दर्शकों की एक स्थिर आमद थी। 2 विज्ञापन।